अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। म्यूज़, एक जुमला आपने सुना होगा कि हम कभी नहीं भूलेंगे, हम जो हैं कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये एक जुमला नहीं है, ये एक अहद है, और ये जो अहद है ये हमें याद दिलाता है उस सानहे की जो कि 11 साल पहले APS आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में वाक़या हुआ। कैसे भूल सकते हैं हम वो साल, कैसे भूल सकते हैं हम वो 11 साल जो हर साल हम लोग जो हैं उन तमाम बच्चों को, उन तमाम असातिज़ा को, उन तमाम शहीदों को जो लहू लहान हुए, जिनका लहू जो है आज भी हमारे दिलों में ऐसे बसता है जिनको भुलाना बहुत मुश्किल है। उनकी तमाम कुर्बानी हम कैसे भूल सकते हैं? हम कैसे भूल सकते हैं उन माओं को जो कि मुंतज़िर थी अपने बच्चों के लिए, स्कूल के बाहर बैठे हुई थी और देख रही थी कि उनका बच्चा उनका नाम लेके स्कूल से बाहर निकलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। वो तमाम गोद उजड़ गई। वो बाप जो थे वो सर झुकाए बैठे हुए थे अपने बच्चों की याद में, अब उन बच्चों की तलाश कर रहे थे जो कि वहाँ जो है जिन्होंने जामे शहादत नोश किया। एक वो दिन था जो कि एक आम दिन की तरह था। बच्चे बस्ते उठाए जो हैं इल्म की रोशनी, इल्म की शम्मा जलाने के लिए स्कूलों का रुख कर रहे थे और स्कूल में पढ़ाइयाँ कर रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे कि 10:30 बजे 6 सफाक जो है हमला आवर, जिनको हम कहते हैं ना कि टेररिस्ट कहते हैं, जिनको हम दहशतगर्द कहते हैं, उन्होंने दहशतगर्दी का मुजाहरा किया, स्कूल में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बच्चे जो है वहीं झुके हुए, किताबों के पास, बस्तों के पास पड़े हुए, सहमे हुए, उनके जूते भी वहीं थे, कपड़े भी वहीं थे, मगर उनकी सांसें नहीं थीं। वो सांसें नहीं थीं, वो आँखों की चमक नहीं थी, वो रोशनी नहीं थी, वो मुस्तकबिल की जो एक शम्मा लिए हुए बच्चे वहाँ इल्म हासिल कर रहे थे। कोई इंजीनियर बनने का ख्वाब देख रहा था, कोई डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहा था, कोई असातिज़ा बनने की जो ख्वाब देख रही थी, मगर वो सब ख्वाब जो हैं वो चकनाचूर हो गए। वो एक ही लम्हे में वो सानिया जो है आज भी कहते ना कि हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। और मुझे याद है कि मेरा बेटा बहुत छोटा था और जब ये सानिया हुआ तो मैं फ़ौरन, वो मोंटेसरी में पढ़ा था, मैं स्कूल की तरफ गई और हमें याद है कि हमने कैसे बच्चों को वहाँ से जोड़ा, समेटा और हम फ़ौरन घर गए और एकदम से ऐसा एक इस वाक़े ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया। तो मुझ जैसी माँ को, जिसका बेटा जो था खैर खैरियत से था, वो हम सहम गए, मगर वो माएँ जिनकी गोदें उजड़ गई, जिनके लखते जिगर जो हैं उनसे उजड़ गए, पूरे के पूरे ख़ानदान जो हैं ख़त्म हो गए। वो बच्चे, और वो बच्चों की अगर उम्रों की बात करूं तो 8 साल से 18 साल तक के मासूम बच्चे जो हैं उनका क्या कसूर था, किसी का क्या जुर्म था, किसी ने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिसकी सज़ाएं जो हैं उन ख़ानदानों ने भुगती हैं, उन वालिदैन ने भुगती हैं। मगर बहैसियत कौम हम यकजह होकर हमने जो है वाकई दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया है, हम ख़ात्मा कर रहे हैं, हम वो ये जंग लड़ रहे हैं। हम 11 साल क्या कितने सालों से ये जंग लड़ रहे हैं और हमारे माशरे में कहते ना कि टेररिस्ट की कोई गुंजाइश नहीं है, टेररिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है। दहशतगर्दी को हम बार बार जो है कहते हैं ख़ात्मा होना चाहिए, और मगर किसी दस्तगाह में इस तरह मासूम बच्चों का चले जाना जो है दहशतगर्दी की तारीख की बदतरीन मिसाल जो है समझा जाता है। ये वो लम्हा था जब पूरी इंसानियत जो है वो शर्मिंदा थी और पाकिस्तान जो था वो लहू लहान था। मगर हम सलूट करते हैं अपनी पाक फ़ौज को, हम सलूट करते हैं अपने बहादुर जवानों ने जिन्होंने ऑपरेशन करके उन और तमाम जो स्कूल के मुख्तलिफ बच्चों को बचाया, उनको महफूज किया और अपनी जानों का नजराना पेश किया। बहुत से हमारे ऐसे जवान जो थे वो जो हैं वो भी लहू लहान हुए और उन्होंने शहादत भी उनके ज़िम्मे में आई। और उसके साथ साथ ये भी था कि जहाँ तालीम थी वहाँ गोलियों की गूंज थी। तो ये तमाम वाक़या जो है, ये सब वाक़या जो हम हर साल जो है इस पे विजिल्स भी करते हैं, हर साल APS में जो है 2-3 मिनट की खामोशी भी होती है,
पूरा मुल्क जो है वो एकदम से जो वाक़या देखता है और उसकी तस्वीरें देखता है, और जब भी हमारे सामने आता है वो बच्चों की शक्लें हैं वो महफूज हैं हमारे दिल में, हमारी आँखों में, हमारे दिमाग में। वो कैसे जा सकते हैं, वो लम्हात हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं क्योंकि हम वो नहीं भूल सकते। वो अहले खाना, वो माँ बाप, जो बच्चे जो हैं वो वाकई आज उनके घर में जो हैं वो गुल जो चिराग था वो बुझ गया है। और ऐसी माएँ भी हैं जिनका इकलौता बेटा था, ऐसी माएँ भी हैं जिनकी इकलौती बेटी थी। तो हम यकजा हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी कुर्बानी जो है वो कभी भी रायगा नहीं जाएगी। और थोड़ी सी अगर मैं आपको अपनी बात याद बताऊं तो मैं ख़ुद बता रही हूँ कि मैं जिस तरह भागी, जिस तरह मैंने ये सब कुछ देखा, ख़बरें आ रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं लाहौर में और पेशावर में ये वाक़या हुआ तो जगह जगह स्कूल्स बंद कर दिए गए थे, और स्कूल्स के अलावा जो है बाकी एक ऐसी सिचुएशन थी, अलार्मिंग सिचुएशन थी। ये भी आपको पता है इस वाक़े के बाद जो है मुख्तलिफ़ स्कूल्स में ड्रिल कराई गई कि अगर ऐसा वाक़या, ऐसी नागहानी किसी और स्कूल में हो तो क्या करना चाहिए। पैनिक बटन्स लोगों ने वहाँ नस्ब कर दिए गए, इवन बंकर्स बनाए गए स्कूलों के अंदर ताकि बच्चों को महफूज किया जा सके। मगर उनको नहीं पता था ये सब होने वाला है, किसी को ऐसा इल्म नहीं था। तो आज भी आपको पता है स्कूलों के बाहर बहुत सख्त से सख्त सिक्योरिटी रखी जाती है ताकि हमारे बच्चे जहाँ पढ़ रहे हों, इल्म की दरसगाह जो है, जो हमेशा से समझी जाती थी कि वहाँ जो है किसी भी दहशतगर्दी और किसी भी ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। मगर वाकई जब हमें पता लगा कि ये सब वाक़या हुआ है, उसके बाद तमाम स्कूलों ने ना एक ड्रिल की, बच्चों को वहाँ बताया कि आपने कैसा रवैया रखना है, ऐसी कोई आवाज़ भी आए तो आपने बिल्कुल नीचे लेट जाना है, रोल करके आपने क्लासेस का रुख करना है, खड़े नहीं होना। तो ये सब चीज़ें जो है इस वाक़े के बाद पता लगा। और उसके बाद फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग दी गई, मगर जहाँ गोलियाँ चलें वहाँ कौन सी फ़र्स्ट एड, जहाँ बारूद चले वहाँ कौन सी फ़र्स्ट एड। मैं वाकई ऐसे दहशतगर्दों पे लानत है जिन्होंने छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको गोलियाँ मारी, उनके बस्ते लहू लुहान किए, उनके जूते लहू लुहान किए। जहाँ इल्म सिखाया जाता था, जहाँ इल्म की रोशनी बताई जाती थी, जहाँ बताया जाता था कि मुस्तकबिल के आप लोग जो है अलम बरदार हैं, वहाँ जो है पूरा क्लासरूम जो है वो खूना खून हो गया। तो आज सोचा कि इस वाक़े से अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करूं, क्योंकि ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, ये हमारे लिए एक सेटबैक है। ये पूरे मुल्क के लिए एक सेटबैक था जहां पाकिस्तान जो है लहू लहू था। और कहते हैं ना कि लोगों ने जो है वाकई जो सुर्खियाँ थी अखबारों की वो भी लहू लुहान थी, हमारे दिल लहू लुहान थे, हमारी आंखें नम थी, हमारे दिल जो है उजड़ गए थे, दिल बर्दाश्ता थे। दिल चाहता था कि मैं उस माँ के पास जाऊं और उनको दिलासा दूं, लेकिन मैं दिलासा नहीं दे सकती थी क्योंकि उस बच्चे की माँ मैं नहीं थी। वही माँ थी जिसने उस बच्चे को पाला, पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया। मगर हम वाकई उनके लिए सिर्फ काम कर सकते हैं कि 2 मिनट की खामोशी उनके लिए शमा जलाएं, फातिहा पढ़ें और उन माँ बाप जो हैं उनको खराज तहसीन पेश करें। वो छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात करते हैं थोड़ी सी रिलेशनशिप के हवाले से। जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि हम बार बार भी बात करते हैं कि शक जो होता है, शक एक ऐसी बीमारी होती है जो कि एक ताल्लुक़ को ख़त्म कर देता है, खोखला कर देता है, खा जाता है, ऐसे जैसे किसी ताल्लुक़ को दीमक लड़ जाए। तो आज बात करेंगे शक की बुनियादी वजूहात क्या हैं। अगर आपने देखा है कि मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होता है ट्रस्ट का लेवल होता है, एतमाद होता है, पुख्तगी होती है, पायदारी होती है। और अगर बीवी जो है सारा दिन ये कहे कि तुम कहाँ थे, मुझे वीडियो कॉल करो, लाइव लोकेशन भेजो या बताओ, अपनी एक मिनट की रिपोर्ट दो, तो वो भी एक ताल्लुक़ को जो है वो ख़त्म कर देती है। ना सिर्फ ख़त्म कर देती है कि उस ताल्लुक़ में ना कोई चाम नहीं रहता,
कोई ऐसी बुनियाद नहीं रहती, ऐसा सतून नहीं रहता जिसकी बिना के ऊपर वो ताल्लुक जो है वो खड़ा रह सके, वो स्टैंड कर सके या अपनी बुनियादें जो हैं वो बाकी मजबूत कर सके। तो जो शकी मिजाज बीवी होती है ना सिर्फ जो है शौहर की ज़िंदगी जीवन कर देती है, मुश्किल कर देती है, मगर ये भी है कि वो ख़ुद भी बेसुकूनी का शिकार रहती है, ख़ुद भी एंजाइटिक रहती है, डिप्रेसिव रहती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और इस तरह जो होता है वो रिश्ता जो होता है वो समाजी एक बंधन होता है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो हमने सोचा कि आज हम बात करेंगे शक के ऊपर। शक जो है वो किस तरह का होता है, कैसे कैसे होता है, क्यों होता है और इसको कर्ब कैसे करना चाहिए, ख़त्म कैसे करना चाहिए और एक रिश्ते की बुनियाद जो होती है उसको क्या क्या उसको एलिमेंट्स होते हैं जो कि उस रिश्ते को फ्यूल देते हैं। तो हमें ज्वाइन किया है रिलेशनशिप कोच है सईदा शुमाइला ने, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है शक। शक की बुनियादी वजह क्या होती है? एक दो लोग जो एक छत के नीचे रहते हैं, कई सालों से रह रहे होते हैं, एक दूसरे की आदत का पता होता है, हैबिट्स का पता होता है और लाइफस्टाइल का पता होता है, फिर भी हम शक कर रहे होते हैं, क्यों? जी, इसकी ना डिफरेंट रीजंस हैं। यानी कि हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई इंसान यानी कि एक दूसरे पे शक कर रहा है, स्पाउस हैं, एक दूसरे के साथ इतना अरसा दराज से रह रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि बाज़-औक़ात बचपन के कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस होती हैं जिसकी वजह से जो है वो इंसान शक करता है। मिसाल के तौर पे पेरेंट्स जो है तो होते हैं, उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं होते, वो आपस में एक दूसरे को चीट कर रहे होते हैं। बच्चे ने जब ये देखा होता है तो उसके माइंड में ये इमेजेस जो है ना वो रिकॉर्ड हो जाते हैं और वो फिर उसी अंदाज से अपने स्पाउस को भी देखता है। यानी कि विदाउट एनी रीज़न हम फिर बच्चे जो हैं, इस तरह के बच्चे जो इस तरह की पेरेंटिंग में तरबियत उनकी होती है तो वो विदाउट एनी रीज़न जो है वो शक करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ये है कि हमारा सोशल मीडिया जिस तरह से ड्रामाज और जिस तरह से मतलब शक करना हमें सिखाता है, नेगेटिविटी को फैलाता है। बाज़ ड्रामाज अच्छे भी हैं लेकिन बाज़ इस तरह के हैं जो वाकई ही लोगों को सोचने में मजबूर करते हैं कि शायद एक ड्रामा देखने के बाद खातून सोचना शुरू कर देती है शायद इस ड्रामा में कोई हस्बैंड जो है किसी अपनी वाइफ को चीट कर रहा है तो हो सकता है कि मेरा हस्बैंड जो है वो भी इसी तरह ही करता हो। उससे पहले उसके जहन में ये बात कभी नहीं आई होगी, लेकिन जब वो इस तरह के ड्रामा या इस तरह का कुछ सिनेरियो देख आइडिया मिल जाता है, बिल्कुल एक आइडिया मिल जाता है कि भाई हो सकता है कि ऐसा मेरे साथ भी और मुझे ना पता चल रहा हो। इसके अलावा फिर ये है कि हम कंपैरिजन बहुत शुरू कर दिया हमने, क्योंकि हमें एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा मिल गया है। ख़वातीन का मर्दों का आपस में इंटरेक्शन इतना ज़्यादा है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास इतनी सारी ऑप्शंस हैं, हमारे पास भी है, हमारे स्पाउस के पास भी है कि हम प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं तो हम मुख्तलिफ लोगों के साथ हम कनेक्ट होते हैं। जब हम मुख्तलिफ लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारे पास यकीनन कि एक अच्छी ऑप्शन ज़रूर मौजूद होती है। तो जब हम बताएं कि एक वर्किंग कपल जो है आपस में शक की बुनियाद जो है वो खड़ी करती है या एक जो कपल जो हाउस वाइफ है वो ज़्यादा शक करती है, कौन इन दोनों में ज़्यादा शक करता है? देखिए, इसके ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोफेशनल लेवल पे मतलब कि बिज़नेस में मैंने वो ही शक करती हूँ या घरेलू ख़वातीन जो हैं वो ही शक करती हैं। ये डिपेंड करता है आपके पास के एक्सपीरियंसेस पे, ठीक है। हो सकता है आपके आसपास कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ हो। अगर आपकी किसी फ्रेंड है, उनके हस्बैंड ने उन्हें चीट किया हो तो हो सकता है कि आपके जहन में फ़ौरन ये जहन में एक इमेज आ जाए कि मैं भी अपने हस्बैंड को चेक करती हूँ। या फिर ये कि बिज़नेस वूमेन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो भी इसी तरह का सिनेरियो जो है वो फेस शक जो है वो कैसे पता लग सकता है कि खातून जो है ये शक कर रही हैं या मर्द हजरात भी अक्सर शकी होते हैं जिनको वो पोजेसिवनेस कहते हैं, वो एक्चुअली शक कर रहे होते हैं? जी जी हाँ, ऐसे है कि इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर तो कोई कभी कभी देखें अगर शक करता है तो इट्स नेचुरल, मतलब कि कभी कभी कुछ चीज़ें आगे पीछे होती हैं ज़िंदगी में, कभी भी एक स्मूथ रिलेशन नहीं चलता तो देन इट्स ओके, ये एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन अगर बार शक करना ठीक होता है कभी कभी मतलब कुछ इस तरह लगे, क्योंकि अब देखें ना सोशल मीडिया लोगों के साथ कनेक्टिविटी और इस तरह की चीज़ें आ गई कि वो कभी कभी अगर बार बार कोई मोबाइल चेक कर रहा है तो ख़वातीन अक्सर कहती हैं क्या बात है भैया, आपको क्या हो गया, आज बार बार मोबाइल को देख रहे हैं, आज आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आज क्या बात है, आपका मूड बहुत अच्छा है। तो कुछ चीज़ें इस तरह से हैं जो हम रेगुलर हमें करनी चाहिए अपने स्पाउस के साथ। कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हम हनीमून पीरियड में मतलब कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए, लेकिन कितने सालों बाद भी वही एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, बिल्कुल बार बार करनी चाहिए। रेपिटेशन से ये होता है कि हम दूसरे को छोटी दे रहे होते हैं कि आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं और आप भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो लेकिन जब हम ये चीज़ें करना
छोड़ देते हैं ना, तो एक कम्युनिकेशन गैप स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो दूसरे पर्सन को लगता है कि जी तब तो बहुत अच्छे थे, अब पता नहीं क्या हो गया, बदलते जा रहे हैं। मर्द हजरात जो हैं वो खवातीन अपनी बीवियों का फोन नहीं चेक करते, खवातीन जो हैं वो अपने शौहरों का फोन चेक करती हैं, ऐसा क्यों है? इसके पीछे साइकी क्या है? इसके पीछे कुछ इस तरह से कि हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं ना, उसमें ये होता है कि ख़वातीन की शादी हो गई, घर में बैठ गई, जस्ट उनका एक छोटा सा पर्पस होता है, उनका घर होता है, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती जिसमें वो अपने जहन को मसरूफ़ कहीं कर सकें, कोई पर्पसफुल लाइफ नहीं होती, बस जस्ट घरेलू काम काज और बच्चों के साथ जो है उनका टाइम पास होता है। लेकिन जब वो उन्हें अपनी ज़ात को ग्रो करने का मौका नहीं मिलता, कोई माशरे के लिए कुछ पॉजिटिव करने का मौका नहीं मिलता, तो यकीनन इंसानी जहन जब खाली होता है वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाता है। यानी विदाउट एनी रीजन, अगर तो आपके पास कोई प्रूफ है ना तो फिर तो आप शक करें भी, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो अगर आप विदाउट एनी रीजन उस इंसान पे शक कर रहे हैं जो आपको आपके हकूक भी अदा कर रहा है, जो आपकी मतलब कि हर ज़रूरत को पूरी कर रहा है और आपको पूरा टाइम भी दे रहा है और आपको लगता है बज़ाहिर कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी ये चीज़ जहन में आती है तो यकीनन हमें खुद को भी फिर देखने की ज़रूरत है। अच्छा, आपको लगता है कि शुमाइला, ऑब्वियसली आप रिलेशनशिप कोच हैं, कि शक जो है वो डिप्रेशन या एंजाइटी को लीड करता है, या वही लोग शक करते हैं जिनको कोई मेंटल डिसऑर्डर्स या एंजाइटी है या डिप्रेशन है या स्ट्रेस है? जी, ऐसे ये वही बात आ गई कि बचपन के एक्सपीरियंसेस, पास्ट के एक्सपीरियंसेस, या आपकी किसी फ्रेंड का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ तो, लेकिन ये सारी चीज़ें बाकी लोगों को क्यों नहीं डिस्टर्ब करती, सिर्फ चंद लोगों को या कुछ लोगों को इसलिए डिस्टर्ब करती हैं कि वाकई वो किसी पास में किसी मेंटली जो है वो डिस्टर्ब रहे होते हैं, किसी डिप्रेशन एंजाइटी का उन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया होता है, तो वो यकीनन वो साइकोलॉजिकल जो बीमारी उन्होंने पास में एक्सपीरियंस की होती है वो आगे जाके उनके रिलेशनशिप में भी कनेक्ट हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि जब शादियाँ करें तो उससे पहले ज़रूर श्योर कर लें कि आपने जो है अपना कोई इस तरह का कोई आपका साइकोलॉजिकल इशू है तो आपने उसका ट्रीटमेंट लिया है या नहीं। जब आप वहाँ सिक्योर हो देन आप किसी रिलेशनशिप में जाएं, क्योंकि अदरवाइज वो आपने बैगेज जो है वो आप अपने साथ उठा के आप नेक्स्ट रिलेशन में ले जाएंगे तो वो वहाँ जाके दूसरे स्पाउस को भी डिस्टर्ब करेगा। शक करने के कौन कौन से तरीके होते हैं? शक करने के देखें, जैसे आप जैसे आपने कहा कि मोबाइल बार बार चेक करना कि भाई मुझे टाइम नहीं दे रहे और मेरे पे तवज्जो कम है, क्या वजह है, कहीं किसी और के साथ कनेक्ट तो नहीं है, या फिर ये कि फिर आज आप बहुत देर से आए हैं, कोई वजह तो नहीं थी, ऐसे कोई काम तो भी नहीं था और आपने मुझे बताया भी नहीं, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। इसके अलावा जो है अगर थोड़ा सा वो ज़्यादा सोचने लग जाए मर्द हज़रात या ख़वातीन, इसमें जेंडर बेस नहीं हमें इसको लेना चाहिए, ख़वातीन भी शक कर सकती हैं, मर्द भी शक कर सकते हैं, तो ज़रा वो ज़्यादा किसी सोच में अगर पड़ गए हैं तो आज आप बहुत सोच रहे हैं, आज आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, तो मतलब डिफरेंट रीज़न जब हम शक करते हैं तो मतलब कि हम बहुत सी रीज़न्स खुद भी ढूंढ लेते हैं कि भाई यहाँ ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को हम सोचना शुरू कर देते हैं, ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, यानी जिन चीज़ों को हम पहले इग्नोर कर रहे होते हैं हम उन्हीं को पकड़ के बेस बना के हम दूसरे इंसान की क्रेडिबिलिटी पे शक करते हैं कि क्या हो गया है, ये क्या कुछ डिफरेंट हो गया है, कुछ यूनिक हो गया है, टाइम नहीं दे रहा, ठीक है, मेरे साथ जो है वो शॉपिंग पे नहीं मुझे लेके जा रहे, बड़े दिन हो गए उन्होंने मुझसे बात नहीं की, तो ये सारी चीजें जो है वो मतलब कोई भी रीजन में आती है। बिल्कुल। अच्छा चले, शक तो मियाँ बीवी करते हैं, मगर मियाँ बीवी के बाद भी एक पूरा आपका खानदान जो होता है, जो आपका एसोसिएट होता है, आपके बच्चे, उनकी नफ्सियात पे कैसा असर पड़ता है? क्योंकि रोजमर्रा की लड़ाइयाँ देखते हैं, रोजमर्रा के झगड़े देखते हैं, शक की बुनियाद पर अक्सर जो है खानदानों के अंदर पूरे कहते हैं ना कि जिरगे भी बैठ जाते हैं। जी। तो बच्चे उनके कैसे जो है फिर किस नफ्सियात से बड़े होते हैं? बच्चों की यही फिर होता है कि जब बच्चे देख रहे होते हैं कि अपने आसपास की क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, किस तरह माँ बाप हर वक्त लड़ाई झगड़े में और शक में है और कोई ट्रस्ट का, कोई स्मूथ रिलेशन, उन्हें खुशी वाला हैप्पी मैरिटल लाइफ को वो एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाते, तो वो अनकॉन्शियस में आप जो इमेजेस आप मतलब अपने आसपास देख रहे होते हैं वो आपके अनकॉन्शियस में फीड होते जाते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड होते जाते हैं। तो इंसान का ब्रेन इस तरह से काम करता है, दिमाग में जो इमेजेस जो हैं वो रिकॉर्ड होते हैं वो इंसान उसी को लेके आगे अपने नेक्स्ट रिलेशन को कनेक्ट करता है। इसी वजह से जिन पेरेंट्स के रिलेशन अच्छे नहीं होते उन्हीं के बच्चे नेक्स्ट में स्पाउस के लिए मसला बन जाते हैं, या फिर ये कि वो हैप्पी मैरिटल लाइफ नहीं गुजार पाते जब तक कि वो थेरेपी सेशन नहीं लेते, जब तक वो किसी साइकोलॉजिस्ट को अपने प्रॉब्लम को कंसल्ट नहीं कर लेते, अपने पास के एक्सपीरियंसेस से वो निकल नहीं आते, अपने बैगेजेस जो हैं वो
जो उन्होंने अपने इमोशनल बैगेजेस रखे जो लेके वो आगे जाते हैं उसको वो फेंक नहीं देते, खत्म नहीं कर पाते। अच्छा मुझे ये बताइएगा शुमाइला, ज़ाहिर है आप रिलेशनशिप कोच हैं, जब मियाँ शक करता है या खामद बंदा शक करता है तो वो किसी इख्तिताम पे पहुंच जाता है या उसने रखना है या नहीं रखना, मगर जब खातून शक करती है तो वो सारी ज़िंदगी उस शक में गुजार देती है। जी जी, असल में हमारे यहाँ ख़वातीन के पास ये ऑप्शन नहीं होती कि वो छोड़ दें, क्योंकि ये ऑप्शन हमारी सोसाइटी नहीं देती। पीयर प्रेशर होता है कि अगर खातून अपने स्पाउस को छोड़ती है तो उसको ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, उसको ज़्यादा सवालिया निशान पे रखा जाता है और उससे ही ब्लेम किया जाता है कि इससे अपना घर नहीं बसाया गया। किसी मर्द से आज तक जो मुझे नहीं नज़र आता कि 99% क्वेश्चन जो है वो ख़वातीन से ही किए जाते हैं। किसी मर्द को कभी भी ब्लेम नहीं किया जाता कि ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। अगर कोई खातून जो है घर छोड़ने पर मजबूर है तो यकीनन कहीं मर्द भी किसी न किसी तरह से उसमें इन्वॉल्व है या फिर ये कि उसमें उसका कसूर है। तो ये चीज़ को हमारी सोसाइटी में कोई प्रैक्टिस नहीं है। हमारी सोसाइटी में ये भी तो कहा जाता है कि हमारे यहाँ मर्द तो ऐसे ही होते हैं, गुजारा तो तुम्हें करना है। इस चीज़ को आप कैसे लेती हैं? आप काउंसलिंग भी करती हैं लोगों की, आप इस सेंटेंस को कैसे लेती हैं? इस सेंटेंस को मैं समझती हूँ कि ये मर्दों को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कुछ भी कर लें, आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको किसी तरह से कोई नहीं पूछ सकता। सिर्फ जो है वो ख़वातीन जो है वो कसूरवार हैं और उनको वो अगर वो सही भी चल रही हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होती हैं और वो सही जगह पे कोई डिसीजन लेना भी चाहती हैं, वाकई प्रूफ होता है कि ये पर्सन जो है वो उनके लिए सूटेबल नहीं है किसी भी तरह, शरई तौर पे भी और अखलाकी तौर पे भी उससे अलग हो जाना चाहिए, तो वो ख़वातीन पे ही सारी बात आती है। ख़वातीन को लेकर ये सोसाइटी बार बार ख़वातीन को ही टॉन्ट करती है और ख़वातीन ही ख़वातीन को ज़्यादा टॉन्ट कर रही होती है। मज़े की बात ये, तो यानी कि मर्द जो हैं वो तो सेपरेशन इसलिए ले लेते हैं कि उन्हें पता है कि नेक्स्ट ऑप्शन भी मिल जाएगी। अगर एक बच्चों वाली खातून जो है सेपरेशन में आती है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि उसे कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो उसके बच्चों की जिम्मेदारी ले। तो इसलिए फिर ख़वातीन खौफज़दा होती हैं, वो डिप्लोमेटिक लाइफ जो है गुजारती हैं। डिप्लोमेसी हमारी सोसाइटी में एक इसकी बहुत बड़ी वजह है कि ख़वातीन अपने आप को पहचानती भी नहीं है। अच्छा, जो कपल्स आपके पास आते हैं थेरेपी के लिए, उनके मेजर कंसर्न्स क्या होते हैं? देखिए, उनके मेजर कंसर्न्स यही होते हैं कि ये जो है मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, मेरी इनकी वैल्यूज़ में बहुत डिफरेंसेस हैं, मैं इस तरह से चाहती हूँ, ये अपने बहन भाइयों को ज़्यादा या अपने पेरेंट्स को ज़्यादा फोकस करते हैं, मेरी बात को जो है वो इग्नोर करते हैं। इसी तरह अगर हम मर्दों को देखें तो उनके एंड पे ये होता है कि ख़वातीन जो है हमारे इमोशंस को समझ नहीं रही हैं, हमारी साइकोलॉजी बड़ी डिफरेंट है और ये ख़वातीन जो है हर मामले को जज्बाती तौर पर देखती हैं, लॉजिकली नहीं समझती। तो जिसकी वजह से जो है ना वो हमें ये मैनेज करना, वो अपने उनके इन लॉज में और उस खातून जो उनकी वाइफ है उनके दरमियान जो है यानी कि मर्दों के पेरेंट्स और बहन भाई और अपनी जो वाइफ है उनके दरमियान उन्हें जो है वो सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात वो इतनी टफ सिचुएशन में होते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि पेरेंट्स का साथ दें या फिर वो अपनी वाइफ का, वो दोनों तरह से ही फंस जाते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि थेरेपी में कौन कौन सी थेरेपी शामिल होती है? कपल कोचिंग के हवाले से, कपल काउंसलिंग के हवाले से, थेरेपीज की भी टाइप्स होती होंगी? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, थेरेपीज में ऐसा होता है कि कुछ लोगों को जैसे OCD होता है, एक तो उसमें बार बार इसमें ये शक करने की ही आदत होती है ना, बार बार आप मोबाइल चेक कर रहे हैं, बार बार आप देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं समझती हूँ जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, उस पर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब हम बहुत सी चीज़ें अपने दिल में रखते हैं और बार बार सोचते रहते हैं, हम इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि शायद हमने अपने स्पाउस के साथ जिक्र किया या हमने डिस्कस किया तो बहुत सारी चीज़ें जो है इस तरह की हैं कि वो समझेगा कि मैं उसको किस तरह से सोचती हूँ या किस तरह से सोचता हूँ, तो हम बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस नहीं करते। और यहाँ पे प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होता है कि अगर आपको डाउट है तो आप फौरी तौर पे उसको एक टाइम रखें जिसमें आप बिल्कुल फ्री हों, ठीक है, और बिल्कुल इस तरह से एक दूसरे के साथ इमोशनली और आपका आई कॉन्टेक्ट का होना ज़रूरी है, तो तब आप एक दूसरे के साथ वो बात करेंगे मुझे इस तरह से फील होता है। यानी और इसमें एक चीज़ ये कि थेरेपी की जो बात आपने की कि हम ब्लेमिंग गेम स्टार्ट कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से, हाँ बिल्कुल ऐसी है, तो वो भाई तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम है मेरी ज़िंदगी में, तुम जब से आई हो ये हो रहा है वो हो रहा है। तो लेकिन इसकी बजाय अगर हम कम्युनिकेशन स्किल हमें आती होगी तो हम ये कहेंगे कि मेरे एहसास जो हैं आपकी इस बात की वजह से जो है वो
मजरू हो रहे हैं, मुझे आपकी वजह से ये तकलीफ़ होती है। जब आप मिसाल के तौर पे आप लेट आते हैं घर तो आप मुझे नहीं बताते तो मुझे तकलीफ़ होती है, या मैं इनसिक्योर फील करती हूँ, या फिर मुझे थोड़ा सा ये होता है कि आपकी सेफ्टी को लेके कि आपकी पता नहीं क्या रीज़न हुई कि आप लेट हो गए, तो मुझे फ़िक्रमंदी होती है, मैं आपके लिए फ़िक्रमंद हूँ। इस तरीके से आपने बात करनी है। अगर ख़वातीन इस तरह से कहेंगी जी आप आ गए हैं, आपने बताया ही नहीं, इतनी देर हो गई, आपको चाहिए था आप बताते, कहाँ थे आप? आज मतलब ख़वातीन की तंज़िया अंदाज, वो टोन, बात करने का अंदाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, और फिर ये कि हम चलते फिरते बात करते हैं, ठीक है, हम चलते फिरते बात करते हैं, जी आप हम आते हुए ये ले आइएगा, आप जाते हुए ये कर लीजिएगा, एक दूसरे को इस तरह से हम बता रहे होते हैं। लेकिन जो कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन नहीं होती। कम्युनिकेशन होती है एक फ्री टाइम में, फुली आप कनेक्ट हो इमोशनली, आप इमोशनली मेंटली आप कनेक्ट हो, आपस में आप डिस्कस करेंगे भी ये चीज़ें मुझे फील हो रही हैं, आप प्लीज़ इस पे हम बात करते हैं। तो वो दूसरी तरफ से भी दूसरा पर्सन भी उसको अंडरस्टैंड करे कि अगर ये पर्सन मुझे ये बता रहा है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, या मुझे आपकी तरफ से इस तरह की वाइब्स आ रही हैं, इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, मेरे जहन में ये डाउट्स आ रहे हैं, तो दूसरे पर्सन को उसको सुनना चाहिए, उसको एज अ पर्सन लेना चाहिए कि जो जैसे कोई पेशेंट होता है, उसको बुरा नहीं समझना चाहिए, ठीक है, बीमार है उसको बुरा ना समझे आप, क्योंकि कोई भी पर्सन जो है अगर किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में आता है तो वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो वो क्यों वो सारी बातें उससे कह देता है कि जो वो अपने स्पाउस से भी नहीं कह पाता, हालांकि जिंदगी तो वो स्पाउस के साथ गुजार रहा होता है। क्यों? इसलिए कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उनको सुनते हैं, वो उनको ये नहीं समझते कि आप गलत हैं, वो उनको कनेक्ट करते हैं, उनके साथ रेपो बिल्डिंग करते हैं और फिर उनकी बात का ट्रस्ट करते हैं। तो यही ट्रस्ट अगर आपको स्पाउस से मिल जाए तो शायद किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत ना हो। बड़ी अच्छी की है, आप पूरा प्रॉब्लम बता रही हैं, उसका पूरा डिफाइन कर रही हैं, हल बता रही हैं। तो किन हालात में जो होता है फैमिली काउंसलिंग या प्रोफेशनल मदद लेना ज़रूरी होता है कि बस अब ख़त्म हो चुकी हुई है, अब हद पार हो चुकी हुई है, घर में ऐसी कौन सी केओटिक सिचुएशन जो है वो पैदा होती है जिसकी बना पे आपको एक स्टेप उठाना पड़ता है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें ऐसे है कि सबसे जो अहम चीज़ है ना वो रिस्पेक्ट होती है। जब इंसान एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं ना, वो किसी भी रिलेशन में होना, तो वहाँ पे आप कनेक्ट हो ही नहीं सकते ना, वहाँ पे चल ही नहीं सकते ज़्यादा देर। अगर आप चलेंगे भी तो आप डिप्लोमेटिक चलेंगे ना, मुनाफकत के साथ, सामने कुछ बाद में कुछ, तो फिर यही चीज़ें आपको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करेंगी। और दूसरी बात यह है कि जब मतलब ज़्यादा देर आप इस तरह के रिलेशन में रहें तो जब आप खुद डिस्टर्ब होते हैं फिर आप दूसरों को भी डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो फिर आपको ज़रूरत होती है कि एक शक होता है, एक वहम होता है। शक में ये होता है कि आप बातों के ज़रिए दूसरे पर्सन को आप क्लैरिटी दे सकते हैं, आप उसके साथ दोबारा कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहम में आ गए जहाँ पे आप बिल्कुल वजाहतें आप देंगे, कोई भी एक्सप्लेनेशन देंगे, और एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब शक आता है ना तो आप ज़्यादा एक्सप्लेन मत कीजिए। अगर आप अपने स्पाउस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे उतना ही ज़्यादा दूसरा पर्सन डाउट में आएगा। एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको सुनने की ज़रूरत है, उसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो जब वो वहम है यानी कि शक जब होगा तो उसका सोल्यूशन आप खुद भी निकाल सकते हैं अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं। लेकिन अगर आप वहम में चले गए हैं तो ये इसकी शिद्दत और इंतहा। अच्छा, दोनों में से खातून और मर्द में से सबसे ज़्यादा कंप्लेनिंग कौन होता है? कंप्लेनिंग तो दोनों तरफ है, ठीक है। इस वक्त जो दौर है ना, इस वक्त जो एक इस तरह का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, जिसमें ख़वातीन भी काम कर रही हैं, जिसमें मर्द भी काम कर रहे हैं। अब हम ये नहीं कह सकते सिर्फ ख़वातीन को कंप्लेन। मसला ये कि हमारे यहाँ मर्दों को भी ये सिखाया जाता है कि शायद वो अपने इमोशंस का, फीलिंग्स का इजहार करेंगे तो वो कमज़ोर कहलाएंगे। तो जब मैं काउंसलिंग सेशन कर रही होती हैं तो वो इस तरह की बातों का इजहार मर्दों की तरफ से मिलता है कि वो बहुत सी बातें अपनी वाइफ से कहना चाह रहे होते हैं लेकिन वो नहीं कह पाते। अगर मैंने ये बात की तो वो मजीद मुझ पे शक करेगी, अगर मैंने यूं कहा तो वो मजीद हमारा रिलेशन प्रॉब्लम में आ जाएगा। मैम आप बताइए इसमें अब फिर हम क्या करें। यानी कि वो भी अपने आप को इमोशनली स्टक फील करते हैं कि वो जो चीज़ें सही अंदाज में उन्हें कहनी नहीं आती, वो कह नहीं पाते, तो वो फिर साइकोलॉजिकली मर्द जो हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं और औरतें भी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थी लाइफ कोच सईदा शुमाइला सहर, आपने उनकी बात सुनी और आज के प्रोग्राम में हमने इस हिसास टॉपिक के ऊपर बात की है। शक जो होता है, शक्की मिजाज जो कपल होता है, उनका घर कैसा होता है, उनके बच्चे कैसे जो होते हैं बड़े होते हैं और उनकी साइकी जो होती है वो कैसी हो जाती है, क्या वो माशरे के लिए सेहतमंद होते हैं? तो बिल्कुल नहीं होते। उनको वाकई अपनी काउंसलिंग करानी चाहिए। एक हद तक शक होना इट्स फाइन, मगर हद से तजावुज़ कर जाना कि दूसरे की ज़िंदगी जो है अजीरन कर देना, वो वाकई जो है उसको कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू होता है। और सबसे बढ़कर के इस आदत को हम कैसे बदल सकते हैं
काउंसलिंग के ज़रिए आप दोनों जो हैं मियाँ बीवी बैठकर एक काउंसलर के पास जाएं, साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, लाइफ कोच के पास जाएं, रिलेशनशिप कोच के पास जाएं और बताएं जाके जी हमें ये मसला आ रहा है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं है, या मुझे लगता है कि इनके लेट आने की वजह जो है वो कोई ना कोई और ख़ातून है, या उनको लगता है कि वो जो ऑफिस में काम कर रही हैं वो ज़्यादा टाइम ऑफिस में देती हैं, घर में कम टाइम देती है, तो मुझे लगता है कि जो खातून है वो किसी और में इन्वॉल्व है। ऐसी बहुत सी बातें हमने सुनी है, पूरा सोशल मीडिया रोज़ भरा होता है, रोज़ एक शख्स जो है एक लाइफ कोच बन के सामने आ जाता है, मगर सही कौन है गलत कौन है इसका फैसला आप कर सकते हैं। रिश्ते की बुनियाद जो होती है वो ट्रस्ट पे होती है, और जो बुनियादी सतून जो खड़ा होता है घर का वो भी ट्रस्ट पे होता है। तो एक रिलेशनशिप तभी हेल्दी होता है जब आपस में आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकें। तो व्यूअर्स, हमने सोचा कि आपको आज बताएं कि शक नहीं करना, शक से परहेज़ करना है, क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी है। ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात करते हैं हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान की। हीरो हो या हीरोइन हो, हमारे लिए वाकई काबिल फ़ख्र है, और ऐसे तमाम एथलीट जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज क्रिएट करते हैं, उनको वैसे ही हम वेलकम करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ ऐसी खातून की, नूरुल ऐन, जो कि मार्शल आर्ट्स में आलमी सतह पर पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन किया है बल्कि अज़रबैजान के शहर कज़ाक में होने वाली वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर कौम को जो है फ़ख्र से सरशार किया है। और नूरुल ऐन का जो ताल्लुक़ है वो मशहूर टाइगर मार्शल आर्ट्स अकेडमी से है, जहां उन्होंने बेहतरीन तरबियत हासिल की है, और उनके कोचेस की रहनुमाई जो आगा कलीम साहब कर रहे थे, उस्ताद जो है इकरार खान साहब, टाइगर की मेहनत और एतमाद और मुसलसल रहनुमाई के बाद वो पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल लेकर वतन वापस आई हैं। तो हम उनको शो में वेलकम करते हैं, और हमारे साथ वीडियो लिंक पे वो मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं नूरुल ऐन, ठीक हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। नूरुल ऐन, मार्शल आर्ट्स जो है, ख़वातीन जो हैं बिल्कुल बहुत कम आती हैं मार्शल आर्ट्स में, मगर आपने कैसे सोचा कि आप मार्शल आर्ट्स में आगे आएंगी और इतना अच्छा आपने परफॉर्म किया है और मेडल लेके वापस वतन आई हैं? बस बचपन से मार्शल आर्ट्स का शौक है, जो है लड़ाइयों का। अच्छा जी जी माशाल्लाह, हम देख सकते हैं मेडल आपने पहना हुआ है। ये थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएं। ये मेडल आप लोग तो मेडल पहनते हैं, लेकिन पूरी जो कौम होती है ना, वो वैसे ही फख्र होता है उनको ऐसी बेटियों पे। जी जी वेट ये खुल गया। नहीं, आप आराम से अपने मेडल दिखाएं। हम चाहते हैं कि आप जो है रोल मॉडल हैं तमाम लड़कियों के लिए। जी बिल्कुल जी। अच्छा, नूरुल ऐन का ये जो मेडल है ये अज़रबैजान से वर्ल्ड चैंपियनशिप में विन किए, सिल्वर मेडल। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेकंड पोजीशन विन की है, जिसमें मेरे पेरेंट्स की काफी मेहनत है। पेरेंट्स, कोच इकरार खान, टाइगर, आगा कलीम, इनकी इसमें बहुत मेहनत है। अच्छा नूरुल ऐन, मुझे बताओ कि मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी आपको बचपन से थी? जी बिल्कुल। अच्छा, कितने साल से, कितनी उम्र से आपने ये शुरू किया था? आप कितने साल की थी? दिलचस्पी तो मुझे बचपन से, लेकिन ज्वाइन अभी मैंने मतलब 2 साल हो गए अभी के। 2 साल में किया, और 2 साल में आपने देखा कितना अच्छा जो है वाकई आपकी काबिलियत नजर आ रही है कि 2 सालों में आपने मेडल जीता है। अच्छा, आर्मी वर्ल्ड कप जब चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का तजुर्बा आपका कैसा रहा? थोड़ा सा मुझे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। वहां गई तो वहां क्या देखा, एथलीट्स के बारे में बताओ, और कैसे आपने ये सोचा कि मैं वाकई विन करूंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब मुझे इसका मौका मिला कि आपके वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपका भी नाम डाला है, आप स्पॉन्सर वगैरह अपने लिए ढूंढे, तो तभी से और अच्छी सी ट्रेनिंग करें, उधर जाके परफॉर्म करना है। तो उसी दिन से सुबह शाम दोपहर हर वक्त हम ट्रेनिंग करते थे। सुबह भी जाते थे एकेडमी में ट्रेनिंग करने, शाम हो रात हो हर वक्त हमारी ट्रेनिंग चलती थी, क्योंकि इस मेडल के लिए हमने इतनी मेहनत की। अच्छा। जब हम उधर गए जी उधर हमारे वेट हुए, पैसा हुआ, उसके बाद था कि दिल में होता है डर के, यहाँ पर जीतेंगे हारेंगे क्या होगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे थी ना, बड़ी सी फाइट। तो इंशाल्लाह डर नहीं, कोई मेहनत की, अल्लाह पर यकीन रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितने वेट कैटेगरी में आप फॉल की थी? 58।
58 वेट कैटेगरी में। तो आपकी जो रवायती हरीफ थी, आपकी ओपोनेंट में कौन था? मेरी ओपोनेंट में थी अजरबैजान की कोई लड़की थी, उसी से मेरी फाइट हुई। मेरी 3 फाइटें हुई थी, जिसमें फर्स्ट होती है क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, 3 होती है। तो क्वार्टर फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह विन की तुर्की से, इसके बाद सेमीफाइनल भी अजरबैजान की लड़की से विन की, फिर फाइनल में मतलब तीनों एक ही दिन फाइट हुई, तो फाइनल में लॉस कर गई, तो इसलिए सिल्वर मेडल। अच्छा, तो पहले टर्की की एक खातून थी, उसके बाद अजरबैजान की खातून थी और फिर अजरबैजान की खातून थी। ठीक है, इसका मतलब कि अजरबैजान की एथलीट्स जो हैं वो वाकई काफ़ी ज़्यादा हैं, और वो हमने पहले भी सुना है काफ़ी ज़्यादा जो है वो मार्शल आर्ट्स की तरफ हैं। जी, उधर उनको सपोर्ट मिलती है, पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं। अच्छा, मैं पूछना चाह रही हूँ नूरलैन, मैं इसी पे बात करना चाह रही हूँ। आपने कहा कि मैं स्पॉन्सर ढूंढ रही थी, तो आपको किसने स्पॉन्सर किया? स्पॉन्सर किसी ने भी नहीं किया, अपने घर वालों ने किया, अपने खर्चे पर हुए। कितना खर्चा लगा किसी ने आपका? 3 लाख। 3 लाख टोटल लगा आपका? जी। उसमें रहना, रिहाइश, टिकट सब कुछ शामिल था? जी जी। 3 लाख रुपए में क्या क्या चीजें शामिल थी? टिकट हो गया, वीजा हो गया, और उधर रहने की होटलिंग वगैरह भी हमारी तरफ से थी ऐसा। तो इसमें 3 लाख में सब कुछ हुआ, फाइट फीस हो गई। तो आपने किसी महकमे से, किसी इदारे से अपने कंसर्न शो किए थे कि आप जाना चाह रही हैं, आपको स्पॉन्सर किया जाए? जी, हर किसी से रब्ता किया, मगर किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, बाद में कोई जवाब नहीं दिया। तो हमने कहा, मतलब वो फाइट से 1 मंथ पहले कहा, हमें अचानक से कहा गया ना कि आपकी फाइट आ रही है, आप अपने लिए स्पॉन्सर ढूंढे, मगर हमने जीरत से रब्ते किए, सबने मना कर दिया, कहा कि सॉरी। तो फिर एंड तक पेरेंट्स ने कहा कि जी हम आपको भेजेंगे, जो भी हो आपको हमने भेजना है। इंशाल्लाह आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं, और हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से जो लोग देख रहे हैं, जो आपको स्पॉन्सर्स नेक्स्ट करना चाहते हैं, वो ज़रूर करेंगे। इवन जो हमारे स्पोर्ट्स के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, वो भी आपको देख रहा होगा, और आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम जो होगा आपको ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और हम चाहते हैं कि जितने भी एथलीट्स हैं जो कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज लेके दुनिया में जा रहे हैं, ना सिर्फ लेके जा रहे हैं बल्कि मेडल्स पाकिस्तान के लिए लेकर आ रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी है हुकूमत की भी, इदारों की भी, तमाम लोगों की भी, और हमारी की भी, कि हम जो है प्रोजेक्शन करें और आप लोग जो है वाकई आगे जाएं, आगे बढ़ें। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, मुझे ये बताओ, मुझे स्टोरी सुनाओ कि वहाँ जब गई थी तो क्या चीज़ डिफरेंट नज़र आई, क्या चैलेंजेस तुम्हें पेश आए, क्योंकि तुम तो बहुत छोटी हो अभी। जी बिल्कुल, जब उधर गए घर वालों का कि कैसे, मतलब ये जैसे अपने रिश्तेदार हैं, फैमिली हो गई, सबने कहा बाहर जा रहे हो, कैसे खेलोगी बाहर की बच्ची से। ने कहा हम भी कम नहीं, हम भी पाकिस्तानी, हम भी अपनी ट्रेनिंग करते हैं, तो बाहर जाके परफॉर्मेंस दिखाएंगे ना अपनी। तो जब बाहर गए, मतलब मेरी फर्स्ट फाइट हुई, इसमें भी काफी मुझे भी इंजरी हुई, ओपोनेंट को भी हुई, काफी लग गए थे, लेकिन हिम्मत करके सेकंड फाइट भी खेली, सेकंड में भी खेली, फिर थर्ड खेली, बिल्कुल हिम्मत खत्म, लेकिन फिर भी कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड तक पहुंची और सिल्वर मेडल जीता अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई चोट वगैरह लगी थी वहाँ, कोई इंजरी तो नहीं आई? जी बिल्कुल, नी में लगी, पूरे ये फुट फ्रैक्चर हो गया था। फुट फ्रैक्चर हो गया है, तो कैसे वहाँ, कैसे फिर भी फाइट लगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह 3 फाइटें खेली फिर। अच्छा, और डाइट में क्या क्या खाती हो, थोड़ा सा जल्दी से बताओ अपने डाइट के बारे में। डाइट में सुबह डाइट में हाँ, बादाम हो गए, बादाम पिस्ता पापा पेस्ट बना के रखते हैं, खाते रहते हैं। अच्छा, अच्छी हेल्दी डाइट लेती हो। तो नूरलैन, आपको फिर भी बहुत बहुत मुबारक हो, और फिर हम लोग जो हैं बाकी चाहते हैं कि हमसे जो हो सका हम आपको सपोर्ट करते हैं, और आप हमारी कौम का पूरा फ़ख्र हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस नूर। ठीक है, इंशाल्लाह व्यूअर्स, ये हमारे कौम के ऐसे सपूत हैं जो कि जाके दूसरी मुल्क में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। और एक छोटी सी मैं इधर एक रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, जो हमसे हो सका हम करेंगे, मगर तमाम इदारे, तमाम जो हमारे ओहदेदार हैं वो देखते हैं ये प्रोग्राम भी, ऐसी बच्चियाँ और ऐसे बच्चे जो कि वाकई उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जिनकी अफोर्डेबिलिटी बहुत मुश्किल होती है, मगर उनके पास टैलेंट है, उनको ज़रूर सपोर्ट करें। आज उनको सपोर्ट करेंगे, कल यही बच्चे आप पूरे मुल्क का वकार बनेंगे। तो व्यूअर्स, ये नूरलैन जो है ये भी एक ऐसी बच्ची है जिसने पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल जीता है। टांग फ्रैक्चर थी, इंजरीज थी, मगर फिर भी कहते ना कि अज़म था, तो उस अज़म के साथ मुल्क का नाम रोशन करके आई है। हम सब जो है कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे हैं। तो यहाँ
यही हमारा असासा है, यही हमारा फ़ख्र है। तो इसके साथ ही हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। मैंने सोचा कि एक वाक़या आपसे शेयर करूं। आपने देखा कि सोशल मीडिया की जीनत भी बना हुआ है, लोग डिफरेंट किस्म के थॉट्स रख लें, मगर वो वाक़या क्या है? लाहौर के एक इंतहाई संगीन और दिल दहलवाने वाले एक वाक़े ने पूरे मुल्क को झंझोड़ के रख दिया है कि हम सोच सकते हैं कि एक DSP जिनका नाम है उस्मान गुज्जर ने अपनी बीवी को और अपनी 19 साला बेटी को कत्ल करके मुख्तलिफ जगहों पे उनकी लाशें जो हैं फेंक दी और बिल्कुल ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया? मुकदमा कर दिया दर्ज उन्होंने कि अगवा के मुकदमे के बाद वो नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मगर कत्ल से पहले जो DSP ने अपनी बीवी को और बेटी को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाया, फिर रिंग रोड पे एक को गोली मारी और दोनों को गोली मार के उनकी लाशें मुख्तलिफ मकामात पे फेंक दी और दोनों की लाशों के बाद मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो कुछ कितने दिनों तक पड़ी रही हैं और उनको जो है कहते ना कि लावारिस लाश के तहत उनको दफना भी दिया गया। और उसके बाद 2 महीने तक वो एक्टिंग करते रहे कि उनकी जो बीवी हैं और उनकी जो बेटी हैं वो अगवा हो गई हैं और बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, मतलब कि कुछ ना उनको कोई मेंटल हेल्थ इशू हुआ ना उनको कोई प्रॉब्लम हुई। और उसके साथ साथ जो है उनकी बहन और भांजी ने जो है DSP के ख़िलाफ़ तशद्दुद और कत्ल का जो मुकदमा है वो दर्ज कराया और पुलिस से जो है ये भी कहा गया कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और पुलिस ने केस को दोबारा जो है तहक़ीक़ात के लिए खोल दिया है और DSP के फ़ोन और गाड़ी का फॉरेंसिक किया है और जहां खून के धब्बे जो हैं और टिश्यूज़ जो हैं वो उनको मिले हैं और आखिरकार उस्मान गुज्जर को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उन्होंने कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया गया। मज़ीद मामला क्या है और इसकी पेशरफ्त कैसे हो रही है, मामले के पीछे क्या मसाइल थे, क्या मुहरकात थे और क्यों उन्होंने कत्ल किया गया, तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और जानते हैं। हमारे नुमाइंदे आज जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद रिजवी साहब जी को मैं शो में वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा शाहिद रिजवी साहब, आप बहुत डिफरेंट क्राइम सिचुएशंस कवर करते हैं, हमने हमेशा से आपको देखा है और ऐसे संगीन मामलात को लेकर आते हैं कि वाकई दिल नहीं चाहता कि हम उनको देखें भी सुने भी। मगर एक शौहर अपनी बेटी को भी कत्ल करता है, अपनी बीवी को भी कत्ल करता है, छोड़ दे कि वो DSP है, वो कौन है, वो पुलिस वाला है, मगर ऐसा हौसला, ऐसी बर्बरियत एक आदमी में कैसे हो सकती है? देखिए, ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। 27 सितंबर जो है इस दिन ये वाक़या हुआ है जब ये माँ बेटी जो है इसकी DSP उस्मान हैदर गुज्जर, इसकी बीवी जो है बेटी, ये घर से लापता हुई हैं। इसने चालाकी का मुजाहरा किया उस्मान हैदर गुज्जर ने, जो अपने हाई अप्स हैं उनको ये बताया कि जी मेरी बीवी घर से कुछ ज़रूरी अहम डॉक्यूमेंट्स जिसमें रजिस्ट्री वगैरह है, पैसे और कुछ जेवरात लेकर घर से मुझसे शायद नाराज़ होकर चली गई हैं। तो उस हवाले से मुझे नहीं पता कि ये कहाँ गई हैं, क्या मामला है। तो इसने सिंपैथी हासिल करने के लिए जो अफसरान की उनको बताया कि जी ये मामला है। अफसरान ने इसको वॉच लिस्ट में रख लिया, इसको वॉच करते रहे। जो अफसरान से मेरी बात होती रही वो इसको चेक करते रहे कि क्या आखिर मामला है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इसने अपनी मुद्दत में जो है थाना बरकी, वहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी है, ये इसकी बीवी वहाँ रहती थी, वहाँ पे इसने मुकदमा दर्ज करवा दी उनके अगवा का माँ और बेटी के। ख़ुद इसने परसू नहीं किया। जो उस मकतूला इसकी बीवी थी समिया, उसकी वालदा और उसकी एक और बहन है, वो उस मुकदमे के पीछे भाग रही थी। वो हर फोरम पे जा रही थी, अफसरान को कहती थी हमारी बेटी और नवासी जो है वो उसको अगवा किया गया है और उसको इसके जो शौहर है उस्मान हैदर, उसने अगवा करके या तो कत्ल कर दिया या किसी ऐसी जगह पर रखा है, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। ये हर प्लेटफॉर्म पर गई, इन्होंने अदालत का दरवाज़ा भी खटकाया, अदालत की जानिब से जो है इसका नोटिस भी लिया गया। फिर एक वक्त आया कि वज़ीर आला पंजाब ने भी इसका नोटिस लिया, चूँकि ख़वातीन और बच्चियाँ उनकी रेड लाइन है, आपको इस चीज़ का इल्म है। वो ऐसे वाक़यात में फौरी तौर पर नोटिस लेती हैं। पुलिस के जो हाई अप्स हैं उनको कहती हैं कि सीएम साहिबा तो आजकल बहुत निशानदेही कर रही हैं, किसी कोई मसला है तो कंप्लेंट सेल में बताया जाए। बिल्कुल ऐसी। जैसे जैसे फिर वक्त गुजरता गया, पुलिस के जो अफसरान हैं उन्होंने इसको देखना शुरू किया कि इसकी हरकत क्या है। जब उन्होंने इसकी हरकत कुछ मशकूक उनको लगी तो उन्होंने फिर भी इसको पकड़ा नहीं, इसका उन्होंने पीछा रखा कि इसके ऊपर नज़र रखी कि ये कहाँ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल मशकूक हरकत यही थी ना कि कभी अपना मोबाइल ऑफ कर देना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना।
जब उनको पूरी तरह से ये शक हो गया कि वाकई ये बंदा इसमें मुलव्वस है, फिर उन्होंने इस पर हाथ डाला था। इसने अपनी बीवी के जो माँ थी और उसके अजीज़ व कारब थे दीगर, उनको धमकियाँ भी दी थी। उसका एक और पर्चा दर्ज हुआ था उसी थाने बरकी में। उस मुकदमे में इन्होंने गिरफ्तारी इसकी जो है वो की है। ये यहाँ से जो है चला गया था लाहौर में काना, जहाँ से इसकी बेटी की डेड बॉडी मिली थी, उसी सर्कल में ये लगा हुआ था। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन विंग में। अच्छा, बेटी को उसने काना में फेंक दिया मार के, और बीवी को कहाँ फेंका? बीवी को जाके फिरोज वाला जो शेखपुरा की जो है ना बाउंड्री, वहाँ पे एक खाई के अंदर फेंक दी। यहाँ इसने नाले के अंदर फेंकी लाश, और वहाँ पे उसको जाके उधर फिरोज वाला में फेंक दी उसकी लाश। अच्छा शाहिद साहब, पूरे रिंग रोड के ऊपर कैमरास लगे हुए हैं। बिल्कुल, पूरे रिंग रोड के ऊपर बहुत ज्यादा कैमरास, ये पता है। तो किसी को 2 महीने तक ये नहीं उन्होंने देखा कि गाड़ी किधर रुकी है, गाड़ी का नंबर प्लेट क्या है, किसने फेंका है? क्योंकि काना भी रिंग रोड की तरफ आता है, शेखुपुरा भी रिंग रोड पे आता है। ऐसी क्योंकि पुलिस की ये सरकारी गाड़ी इस्तेमाल की गई थी इसने, उस्मान हैदर ने। तो आपको पता है कि कोई भी एंट्री एग्जिट हो, किसी का मोटरवे का है या रिंग रोड का है, तो वो चेक नहीं करते हैं। वो कहते हैं जी कौन जी पुलिस वाला है जी। अब ये तो हाई रैंक का अफसर था, ग्रेड 17 का डीएसपी, तो इसने अगर खुद चला रहा था, ब्लैक पेपर होते हैं इनकी गाड़ी के, आपने अक्सर देखा होगा। पुलिस वालों की किसी भी अफसर की गाड़ी देखेंगे तो उसके ब्लैक पेपर है, अंदर नज़र नहीं आता कि कौन है क्या है। तो इसने एंट्री वहाँ से की होगी, रिंग रोड पर गया है, जो एयरपोर्ट के करीब ये वकूआ बता रहे हैं कि वहाँ पर ये वाक़या पेश आया। वहाँ उसने गाड़ी के अंदर अपनी बेटी और बीवी दोनों को मर्डर किया, फायर मारे हैं, किसी को आवाज़ भी नहीं गई। ये बड़ी अहम बात है। गोली मतलब जब अगर चलती है, 4 फायर हुए हैं, 2 बेटी को मारे, 2 इसने अपने बीवी को। कोई ना कोई तो गाड़ी के अंदर से क्रॉस ज़रूर हुआ होगा। अब ये मेरी बात हुई कल एसएसपी इन्वेस्टिगेशन से भी, इस हवाले से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से भी मैंने उन्हें सवाल किया कि ये गाड़ी के अंदर क्या बुलेट नज़र नहीं आई? उन्होंने कहा हमने इसको फोरेंसिक के लिए भेजा हुआ है, खून के नमूने गाड़ी के अंदर से कुछ मिले हैं, तो उसको हम क्रॉस मैच करवा रहे हैं उसकी वालदा जो है मकतूला की, उससे उनका डीएनए, जी डीएनए करवा रहे हैं, ताकि पता चले कि क्या ये वही है ब्लड और नहीं है। क्योंकि जब इसको पकड़ा गया वहाँ से मुल्तान से जो कॉलेज है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, वहाँ से इसको बुला के इसको जब शामिल तफ्तीश किया गया तो इसने सारी चीज़ें अपनी बताई पुलिस को, कस्टडी। हाँ जी, कि मैंने ये कत्ल किया। वजह क्या बनी जी? 10 मरले का प्लॉट था। 10 मरले के प्लॉट के लिए अपनी बीवी भी मार दी, बच्ची भी मार दी। ऐसे बिल्कुल ऐसे, जो इसने इनिशियल स्टेटमेंट पुलिस को दी है, अपना बयान रिकॉर्ड करवाया कि मेरे से 10 मरले का अपनी बीवी को खुद इसने लेके दिया, फिर उसने उससे वापस भी ले लिया कि जी भाई की शादी थी, पैसे वहाँ लग गए, खर्च हो गए। इस तरह से ये इसने जो है सारी कहानी अभी तक इब्तदाई जो है पुलिस तो मैंने ये भी सुना है जैसे आप कि इन्होंने 2 शादियां की हुई थी। बिल्कुल ऐसी है, 2 फैमिलीज थी। 2 फैमिलीज थी। ये पहली बीवी थी और इनकी लव मैरिज थी। अच्छा। जिसको इन्होंने मर्डर किया है, ये इन्होंने अपनी पसंद की शादी की थी। एक बेटी है, उसमें 18-19 साल की है। देखिए अभी मैं तस्वीर जी जी आपने देखी होगी। तो ये इनकी पहली बीवी थी और इन्होंने अपनी पसंद की शादी की थी घर वालों से, उनको मर्जी के खिलाफ। दूसरी शादी इनकी वो घर वालों की मर्जी से हुई थी। अच्छा। दोनों फैमिलीज को इन्होंने अलग-अलग रखा हुआ था। फैसलाबाद की पोस्टिंग थी, वहाँ भी एक बीवी काफ़ी अर्सा रही। फिर ये लाहौर आ गया वापस। उसके बाद इन्होंने लाहौर में जो है अपनी दोनों फैमिलीज को अलग-अलग घर लेके सेटल किया हुआ था। अच्छा, मुझे बताएं कि एक बंदा जो मर्डरर है और वो एक ओहदे पे फाइज है, वो एक नॉर्मल ड्यूटी सर अंजाम कर रहा है 2 महीने तक, किसी ने ये नहीं देखा कि भाई जिसकी फैमिली गुम जाती है वो तो बाकी भौंतरा जाता है, पागल हो जाता है अपनी फैमिली के पीछे, जिसकी जवान बेटी है, जिसकी बीवी है, तो वो ड्यूटी कर रहा है। देखिए ये बड़ी एक अहम बात थी कि कत्ल करके माँ अपनी बीवी और बेटी को बड़े मतलब आराम से सुकून से सोता भी रहा है, खाता भी रहा है, पीता भी रहा और दफ्तर भी जाता रहा। ये बड़ी अहम बात थी कि इनको पशेमानी मेरा ख्याल है नहीं हुई होगी कि मैंने ये क्या किया, इतना बड़ा जुल्म किया है, अपनी बीवी मार दी, बेटी मार दी, जवान बेटी मार दी। लेकिन इनको मैंने नहीं देखा कि इनको शायद को पशेमानी हुई। इनकी और भी औलाद है? नहीं, अभी नहीं। एक ही सामने इनकी फिलहाल बेटी आई है जिसका इन्होंने मर्डर किया, और दूसरा इसका कोई अभी नहीं पता लगा कि और भी औलाद है या नहीं है। तो ये इनको बड़ी मैं समझता हूँ कि इनको कोई ऐसी नदामत नहीं हुई होगी कि कत्ल करके कि मैंने ये किया क्या। सिर्फ एक प्लॉट की खातिर अपनी बेटी बीवी मार दी
ये इन्होंने इनिशियल स्टेटमेंट दी। शायद रजीब साहब, आप पूरे इस क्राइम सीन को आपने देखा है, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा बारीक नुक्ता है जिसके ऊपर अभी पेशरफ नहीं की गई, या ये जो प्लॉट का मामला है ये बिल्कुल एक ढका छुपा मामला है, मामला पीछे से कुछ और था? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अगर हम पुलिस की नुक्ता नज़र से देखें तो ये अकेले बंदे का काम नहीं है कत्ल करना, क्योंकि 2 डेड बॉडियां हैं, उनको ठिकाने लगाना बड़ा मुश्किल काम है। अकेला बंदा नहीं कर सकता। उठा के उन्होंने खाइयों में डाला होगा। बिल्कुल ऐसी है। इसके साथ कोई इनके सहूलतकार ज़रूर होंगे, चाहे वो इनके मतहत पुलिस मुलाजिम हो या कोई प्राइवेट आदमी होंगे, दोनों में से कोई एक बंदा इनके साथ सहूलतकारी में शामिल ज़रूर हुआ है। क्योंकि एक बंदे का काम नहीं है डेड बॉडी को उठाना, क्योंकि अगर इन्होंने जैसे बताया कि रिंग रोड पे दोनों माँ बेटी को कत्ल किया, उसके बाद दोनों डेड बॉडियाँ जो हैं गाड़ी के अंदर ही रही हैं, अलग-अलग जगह पे फेंकी हैं। 2 फायर मारे, बेटी को, 2 अपनी बीवी को। मैं समझता हूँ कि अगर 2-3 घंटे तो कम से कम उधर एयरपोर्ट के करीब रहे होंगे। पहले इन्होंने खाना खिलाया होटल में जाके अपनी बीवी बेटी को, उसके बाद ये उनको रिंग रोड से लेके उस तरफ अपने घर की तरफ जा रहे थे जहाँ इनका वो रिहाइश थी बरकी वाली साइड पे। तो ये मैं नहीं समझता कि गाड़ी के अंदर अगर 2 बंदे कत्ल हुए हैं तो उनका खून कम से कम गाड़ी से बाहर ज़रूर आएगा, इतना ज़्यादा मतलब ब्लीडिंग ज़रूर हुई होगी। तो ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, और उसके बाद कोई ना कोई बंदा होगा जिन्होंने उसे। और लाशें कितने दिनों के बाद उन्होंने फेंकी हैं, क्या उसी वक्त फेंक दी? नहीं, बेटी की लाश तो इन्होंने उसी दिन ठिकाने लगाई है। बीवी की लाश ये सुनने में आ रहा है कि 3 से 4 दिन गाड़ी के अंदर लेके फिरते रहे, सरकारी गाड़ी के अंदर। आई थिंक इनका कोई दिमागी इशू है या कोई मेंटल हेल्थ इशू है जिसको देखना पड़ेगा, शायद कोई हो। लेकिन अभी ये मैंने बताया ना कि इब्तदाई तौर पर ये तहकीकात चल रही हैं, जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा फर्दर काफ़ी सारी चीज़ें और सामने आएंगी। इसमें टेक्निकल जो एनालिसिस किए गए, 1000 से ज़ायद CDRs ली गई इनके मोबाइल की, उसको चेक किया गया कि इनके राब्ते किन लोगों के साथ थे, कौन लोग इसके साथ ज़्यादा करीब थे। आपने बताया कि ये 6 सिम इस्तेमाल कर रहे थे? बिल्कुल, इनके ज़ेर इस्तेमाल 6 सिमें थी और तमाम का वो उन्होंने रिकॉर्ड लिया CDR कि किससे बात हो रही है। हो सकता है हमसे भी बात हुई हो, किसी और दोस्त से भी बात हुई है। चूँकि ये फील्ड में थे, हमें इनसे रब्ता करना पड़ता था। कोई भी अगर उस साइड पे काना बकुआ हो तो इनसे बात करनी पड़ती थी कि क्या हुआ क्या। आप इनको जानते थे? जी, मैं इनको काफ़ी अर्से से जानता हूँ। ये एक पंजाब पुलिस के बड़े दिलेर इंस्पेक्टर थे, बराह रास्त तो नजर ही आ रहा है उनकी दिलेरी। तो हाँ जी, इन्होंने बड़े मतलब अच्छे काम भी किए हैं, हमने देखे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई कि आखिर एक प्लॉट की खातिर जो है ये इसने अपनी बीवी और बेटी जो है। अच्छा शायद साहब, मामला हमने सारा सुना है, सारा कुछ बात भी कर रहे हैं, लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। एक नॉर्मल आदमी करता ना तो हम कह सकते हैं या उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब है या उसके मुहरकात डिफरेंट हो गए। एक ऐसा बंदा जो महकमे में है, जो पूरे लोगों का, पूरी कौम का रखवाला है, एक हाई रैंक ऑफिसर है जिसने बहुत से केसेस भी ठिकाने लगाए होंगे, बहुत से केसेस सॉल्व किए होंगे, और वो क्या कर रहा है, मतलब कि लोग उसको कैसे देखते हैं? हम लोग एक पुलिस ऑफिसर को कैसे देखते हैं? देखिए, एक मुहाफिज देखते हैं, ऐसा जहाँ कोई मसला हो जाए हम सिर्फ 15 पे कॉल करते हैं। मेरे ख्याल से वो खुद अपने घर का मुहाफिज नहीं होगा तो वो हमारा क्या मुहाफिज होगा? बिल्कुल आपने बात ये ठीक की है कि हर बंदा जो है, अब कोई भी पुलिस वाला चाहे वो अच्छा है या बुरा, उसे खौफ खाएगा आम शहरी कि हाय अगर एक पुलिस अफसर अपनी बीवी और बेटी को मार सकता है तो शायद वो हम पे भी आने वाले वक्त में गन तान। और वो माशरे में क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहा है, उसने आज ये प्रेसिडेंट सेट किया, कुछ सालों के बाद कोई ना कोई यही से सब कुछ करेगा। ऐसी माजी में भी ऐसी चीजें सामने नजर आई हैं कि पुलिस वालों ने ये हरकत की हैं, लेकिन जब तक इसको अब इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा, सख्त से सख्त सजा नहीं दिलवाई जाएगी, तो आने वाले वक्त में कोई ना कोई ऐसा वाक़या फिर पेश आ जाएगा। अगर ये मतलब इसके खिलाफ ठोस शवाहिद इकट्ठे करके इसका चलान मजबूत अदालत में ना पेश किया गया तो ये छूट के आ जाएगा 6 महीने साल के अंदर इसकी जमानत हो जाएगी। निशान हम कैसे बना सकते हैं कि जब तक इसको सजा नहीं होगी, पब्लिकली हैंग करें? डेफिनेटली करना चाहिए। किसने इतना बड़ा वो कहते हैं ना कि जुल्म किया है खवातीन पे, जी जुल्म किया है, वो भी अपनी बीवी और बेटी। मैं नहीं समझता, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये प्लॉट का मामला है, इसमें मामला कुछ और ज़रूर है, अंदर कोई और अंदर की बात ज़रूर है जिसकी वजह से इसने ये इंतहाई कदम उठाया है मजबूर होके। ये प्लॉट का चक्कर, तो प्लॉट तो फिर आ जाएगा
जो इसकी सीट है, मैं अब क्या आपको बताऊं कि आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि डीएसपी के लिए ये प्लॉट की अहमियत नहीं होती है। इनके तो इतने प्लॉट मिल जाते हैं, इनके तो मसला ही कोई नहीं है। अब कोई प्रमोशन भी हुई है जी, प्रमोशन कोर्स करने गए उसे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इनका एसपी था। अच्छा, एसपी लग रहे जी थे। जी, कोर्स करके आना था। उसके बाद जैसे बोर्ड होना है इनका, डिपार्टमेंटल प्रमोशन बोर्ड, उसमें अगर ये सिलेक्ट हो जाते तो ये एसपी बन जाते, इनके कंधे पे चांद तारा लग जाता, एक और रैंक बढ़ जाता है। माथे पे चांद तारा लगाया पूरी कौम के, वो कम है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इसकी तहकीकात, इस केस को स्पीडली जब तक ये ट्रायल नहीं करेंगे पुलिस अफसरान, इसका जल्द अज जल्द, उस वक्त तक ये इसका फैसला जो है मैं नहीं समझता कि ये इसके खिलाफ आएगा। अगर इसको आपने बड़े जबरदस्त पॉइंट्स उठाए हैं कि एक मामला कुछ और है, कोई सहूलतकार है और कोई ना कोई मिली जुली भगत है। ये तीन चीजें आपने उठाई हैं जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बंदा ये सब कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, हमने भी मतलब काफ़ी देर से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो मैंने नहीं देखा कि कोई सिंगल हैंड मर्डर जो है, डबल मर्डर करे बंदा, कोई ना कोई उसके साथ सहूलतकार होता है, कोई उसको जो कहते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाला जो है वो बंदा ज़रूर होता है। मैं आपको ये बताऊँ कि अगर डेड बॉडी है, एक बंदा नहीं उठा सकता। अगर उठाएगा तो उसके कपड़ों में सारा खून लग जाएगा, कितना छुप जाएगा, कितना रात के अंधेरे में जाएगा, कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाएगा रास्ते। पुलिस वाले बड़ा बड़ा कुछ कर लेते हैं, नहीं वो आपकी बात बजाय है। लेकिन देखें, जैसे उसने डेड बॉडी रखी है अपनी गाड़ी के अंदर, दोनों माँ बेटियां हैं, उनका खून है गाड़ी के अंदर, वो कहीं ना कहीं तो उतरते आते जाते बाहर गाड़ी से निकलेगा, गाड़ी के अंदर तो नहीं रहेगा, गाड़ी में जज़ब नहीं होगा, फौरी तौर पे खून जमेगा नहीं। ये सारी चीज़ें पुलिस जो है वो अफसरान जो इसके तफ्तीशी होंगे वो उनको चेक करना पड़ेगा कि आखिर इसके साथ कौन कौन लोग थे। आने वाला वक्त जो है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, अभी तो ये पुलिस के रिमांड पे है, तो ये खुद बता देगा, ज़हनी तौर पे ये परेशान हो जाएगा कि पकड़ा गया, अब रास्ता कोई नहीं बाहर निकलने का सिवाय ज़मानत के। प्री अरेस्ट बेल करा के तो आया था उसमें अगवा के मुकदमे में। पिछले दिन देखा एक पुलिस ऑफिसर ने सुसाइड कर ली थी। जी जी, वो भी की, आपको पता ही है। थिंक वो भी वाकया पिंडी इस्लामाबाद पिंडी का वाकया था। तो क्या वाकई आपको लगता है, बिसाइड्स दिस इंसिडेंट, आप तो रिपोर्ट कर रहे होते हैं, करीब रहते हैं, क्राइम में आपकी बहुत महारत है, आपका पूरा जर्नी है, इन पे प्रेशर होता है? देखिए, प्रेशर तो, मेंटल हेल्थ इनकी कैसी होती है? प्रेशर तो इन पे होता है। एक आप कांस्टेबल रैंक से लेके इंस्पेक्टर रैंक है या डीएसपी है, इन पे प्रेशर अफसरान का बहुत होता है, ड्यूटीज़ बड़ी इनकी ज़्यादा होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनके गाहे बगाहे मेंटली टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए, फिजियोलॉजिकल टेस्ट। बड़ी अच्छी बात की आपने। ये टेस्ट होते ही नहीं। जब भी कोई सान्या पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर होता है, उसके बाद वो कहते हैं ना, फड़ लो पंजाबी में फड़ जाती है जी, अब ये इनका टेस्ट कराओ, अब ये कराओ, अब ये कराओ। जैसे अब हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर पुलिस अफसरान की जानिब से ये कह दिया जाएगा कि पंजाब पुलिस के जितने भी एहलकार और अफसरान हैं, उनके फिजियोलॉजिकल टेस्ट जो है फौरी तौर पर करवाए जाएँ, ताकि उनका मेंटल लेवल चेक किया जाए कि इनके अंदर टॉलरेंस कितनी है, ये क्या पुलिस का जो काम कर रहे हैं उसको बर्दाश्त भी कर सकते हैं कि आधे रास्ते में छोड़ देंगे, लोगों के साथ लड़ना शुरू कर देंगे। आप देख लें, पुलिस वाले हैं या ट्रैफिक वार्डन्स हैं, जैसे देखें कितने हमने जुर्माने जब से बड़े हैं, उन्होंने अपने कहते हैं ना कि रवैये बदल लिए हैं। हर बंदे को यूं कर रहे हैं, हाँ जी, पकड़ दकड़ हो रही है, किसी को मतलब छोड़ नहीं रहे। कोई मेहनत तरला भी कर रहा है तो वो कहते नहीं, रवैये उनके जो हैं बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं कि हर शहरी को वो ऐसे कर रहे हैं। तो अब ये इस आने के बाद जो है, मैं समझता हूँ कि इनके अगर नहीं करवाएंगे टेस्ट तो बड़ी परेशान कुन बात है। हमने देखा कि खवातीन के साथ भी पुलिस जो है डिफरेंट वाकयात नजर आई हैं, कितनी बदतमीजी होती रही है सोशल मीडिया के ऊपर। और आपको पता है सोशल मीडिया पे तो वीडियो पहले फौरन आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। आजकल मोबाइल हर बंदे के हाथ में है, कहीं कोई इंसिडेंट हो, हम पहुंचे ना पहुंचे, लोग खुद से वीडियो बना के तो बता देते हैं आपको ये हुआ है, ये हुआ, और वो अपने मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के अकाउंट है उस पर अपलोड कर देते हैं। फौरी तौर पर वो कहते हैं ना कि जैसे जंगल में आग लग गई, हमें भी पता लग जाता है कि वो फलानी जगह ये वाकया हुआ, फलानी जगह ये वाकया हुआ, भागो पकड़ो, ये करो वो करो। मतलब अब कोई वाकया छुपता नहीं है। जैसे ये डीएसपी साहब ने बड़ी चालाकी से, होशियारी से 2.5 माह तक आगे पीछे किया हुआ था, इस वाकये को नहीं छुपा, पकड़ गए, आप सलाखों के पीछे चले गए हैं।
जो एक ऐश और इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब वो उनकी जो है चक्कियाँ पीसेंगे। वो उस सूरत में ऐसे केसेस के ऊपर ज़ाहिर है आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि अदालत की सख्त से सख्त सज़ा क्या होती है, क्योंकि केस तो लंबा खिंचता है। आपको पता है केसेस यहाँ पाकिस्तान में क्या केसेस जो हैं वो कभी भी टाइमली जो होते हैं प्रोपोगेट नहीं होते, लंबे खिंचे जाते हैं। अब नूर मुकद्दम का केस देख लें, कहाँ से कहाँ तक कितने साल गुजर गए, अभी तक जो है वो किस तरह हुआ। अब ये भी कत्ल का केस है, तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जो है ये जो मकतूला हैं उनके घर वालों को जो है इंसाफ मिलेगा? मैं समझता हूँ, मैं फिर वही बात करूँगा, जब तक पुलिस की जानिब से तमाम शवाहिद इकट्ठे नहीं किए जाएंगे, चलान मजबूत नहीं बनाया जाएगा, उस वक्त तक सज़ा अदालत से दिलवाना नामुमकिन सी बात है। अदालत ने खुद से पकड़ के सज़ा नहीं देनी। अदालत जो इतने शफाफ तरीके से कत्ल कर सकता है उसको बचने का रास्ता भी आता होगा। बिल्कुल जाहिर है, उसने अपने लिए कोई ना कोई बचने के रास्ते अब तलाश कर लिए होंगे। अदालत कहती है हमें सबूत देंगे तो हम सज़ा देंगे, सबूत नहीं है तो सज़ा नहीं मिलेगी। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जब तक ये सज़ा उस सूरत में मिलेगी, सज़ाए मौत, चाहे एक कत्ल करें, 10 करें, 100 करें या 1000, सज़ाए मौत इसकी एंड सज़ा है। सज़ाए मौत है, मौत की सज़ा मौत है। जी, मौत की सज़ा मौत है। चाहे आपने एक कत्ल किया है, 10 किए या 1000, मिलनी आपको सज़ाए मौत है अगर सबूत पक्के हैं। बाज़ दफ़ा हम ऐसे सबूत भी अदालत में पेश कर देते हैं कि हम कहते हैं जिससे तो अब इसको बच नहीं सकेगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से कोई ऐसी चीज़ रह जाती है। उम्र कैद नहीं है, इसकी सज़ा कत्ल की सज़ा, कत्ल की सज़ा कत्ल है। कत्ल है। अच्छा, ये भी मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि हमने बात की थी मकतूला की बहन जो थी, उन्होंने जगह जगह दरवाजे खटखटाए थे इंसाफ के लिए, क्योंकि उनको नहीं समझ आती, उनको ये पता था कि तशद्दुद हुआ है, कत्ल हुआ है, कुछ ना कुछ उनको पता था, लेकिन वो कैसे पहुंची है हमारी सीएम साहिबा की तरफ, मरियम नवाज साहिबा की तरफ अपनी कंप्लेन लेके? देखिए, इसमें ना मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये हम जब ये केस शुरू हुआ था, हमें पता लगा, मीडिया पे रिपोर्ट हुआ काफ़ी देर के बाद, समझ लें कि 1-1.5 महीने के बाद ये मीडिया पे रिपोर्ट हुआ कि डीएसपी साहब की बेटी और बीवी इस तरह से अगवा हो गई है, मुकदमा दर्ज हुआ है। जब हमने इनके जहाँ ये रहती थी वहाँ जाकर देखा, लोगों से इर्द गिर्द पूछा, तो उन्होंने कहा जी ये डीएसपी साहब ऐसे थे कि ये जब आते थे, रहते थे 1-2 दिन, तो उसके बाद जब जाना इन्होंने तो घर से बाहर से ताला लगा देना, अपनी बीवी बेटी को घर में कैद करके चले जाते थे। मतलब ये बड़ी एक हैरान कुन बात थी। ये भी आपने अभी बात बताई है, ये बड़ी हैरान कुन बात थी। घर को बाहर ताला लगा के चले जाते थे। इनका अपनी बीवी के साथ अक्सर औकात, मतलब वो बताते हैं कि लड़ाई झगड़ा रहता था, घर से शोर की आवाज़ें आती थी कि मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो रही है। पुलिस के जो हाई अफ्स हैं, कल उन्होंने बताया कि बेटी पहले अपने बाप का साथ देती थी, कोई बात होनी तो उसने अपने बाप की हिमायत करनी, माँ को इग्नोर करना। लेकिन 2, 2.5, 3 महीने से जब ये प्लॉट का कहते हैं जी इशू बना है, उसने अपने बाप को छोड़ के अपनी माँ के साथ हो गई कि नहीं मेरी माँ राइट पे है, मेरा बाप ठीक नहीं कर रहा हमारे साथ। तो वजह कत्ल ये भी बनी, मेन जो पुलिस के अफसरान बताते हैं कि वजह कत्ल मेन ये है बेटी को कत्ल करने की। तो पहले बेटी बाप के साथ थी, बाप को छोड़ के वो अब अपनी माँ के साथ हो गई, उसकी अटैचमेंट ज़्यादा, तो उसने उसी रंजिश में आके उसको कत्ल कर दिया कि बेटी तो मेरा साथ नहीं दे रही। अब फिर वही बात है कि उनकी जो मकतूला की माँ और बहन है, उन्होंने कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा था, हर जगह पर वो गई हैं अपनी बेटी के लिए। इस अक्सर मतलब वो कहते हैं कि जब हमारी बेटी को मारता था, तशद्दुद करता था, उसका मतलब ध्यान नहीं करता था, लड़ाई झगड़े मामूल थे इन दोनों के आपस में। जब तक ये इसकी तहकीकात शफाफ नहीं होंगी, मैं फिर कह रहा हूँ, तब तक ये केस असल हकायक जो है ना इस केस कत्ल के, असल स्टोरी सामने नहीं आएगी। बिल्कुल। अभी ये सारी इनिशियल स्टेज है, आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं कि इसकी कहानी कुछ और हो जाएगी, इसमें और थ्रिल आ जाएगा, इसमें 2, 3, 4 किरदार और सामने आ जाएंगे। ये भी था, इसने सहूलतकारी की, बजाय कत्ल ये बना। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये कत्ल प्लॉट का मामला नहीं है, कोई और मामला है, कोई ना कोई और इसके पीछे मुखरकात ज़रूर हैं, कोई और सहूलतकार ज़रूर हैं जिन्होंने सहूलतकारी की है, जिस बिना पे आके ये डीएसपी ने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल किया। बहुत बहुत शुक्रिया
शाहिद रिजवी साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म के जो पॉइंट्स हैं उठाए हैं। बहुत ज़रूरी था आज आवाम को भी आगाह करना और ये बताना कि जहाँ बर्बरियत होती है वहाँ जुल्म होता है, वहाँ इंसाफ भी होना चाहिए और इंसाफ के तकाज़े क्या हैं, इंसाफ मिलता है। और जैसे कि सीएम साहिबा ने एक बहुत ज़बरदस्त जो है मरीम नवाज़ साहिबा ने पेशरफ्त की है ख़वातीन के हवाले से। कोई भी आप चीज़ है, कोई भी मसला है तो उनके पोर्टल पे आप जाके जो है कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, उन तक ख़त लिख सकते हैं, वो बात ज़रूर सुनेंगी। और जैसे ये जो 2 ख़वातीन जो कत्ल हुई हैं बेदर्दी से अपने ही शौहर और अपने ही बाप के हाथों, तो इसका इंसाफ जो है वो ज़रूर मिलेगा। और हमने सोचा कि हम आप लोगों को भी आगाह करें इस इंसिडेंट से, क्योंकि लाहौर में एक बहुत बर्बरियत हुई है, जुल्म हुआ है, जो कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कभी कई सालों में सुना जाता था, मगर रोज़ बरोज़ जिस तरह सोशल मीडिया में रोज़ ना कोई नई स्टोरी आती है, तो हमारे सामने भी ऐसी स्टोरीज़ आती हैं जो कि वाकई जिससे दिल जो है वह दहल जाता है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको मिलवाते हैं उभरते हुए सितारों से, एमेच्योर म्यूजिशियन से, जिनका नाम है मिकी मैन किंग रैपर। और आपने सोचा होगा कि म्यूज़िक तो हर तरह का हम आपको सुनवाते हैं, कभी कवाली सुनवाते हैं, कभी हम क्लासिक सुनवाते हैं, सेमी क्लासिक म्यूज़िक सुनवाते हैं और कलाम सुनवाते हैं, मगर रैप म्यूज़िक क्या है? रैप म्यूज़िक, हार्ड रॉक म्यूज़िक, जो कि बहुत ज़्यादा जो है पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल कर रहा है। और बहुत से आपने आर्टिस्ट देखे हैं दुनिया में, जैसे बादशाह का नाम सर फेहरिस्त है, सिद्दी मूसेवाला के अंदर आप देखें गाने के बीच में रैप आता था, और भी जो म्यूज़िक करते हैं वो बीच में एक रैप का तड़का देते हैं। तो आज हम आपको रैपर से मिलवाते हैं, मिकी मैन किंग रैपर, और उनका साथ दे रहे हैं हसनैन साजिद, जो कि ज़बरदस्त किस्म का गिटार बजाते हैं, गाते भी हैं, गिटार भी बजाते हैं। तो हम उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मिकी मैन किंग रैपर? आपका वैसे असल नाम क्या है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मेरा असल नाम जो है वो एहसन है। एहसन है? हाँ जी। लेकिन ये आपका रैप नेम है? हाँ जी, ये जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनका एक स्टेज नेम होता है, तो फिर मैंने भी अपना एक स्टेज नेम रखा, मिकी मैन किंग रैपर, चूँकि सब आर्टिस्ट का होता है तो ऑब्वियसली आप पहचान बन जाती है आपकी। हाँ जी, पहचान बन जाती है। अच्छा, हार्ड रॉक म्यूजिक या रैप म्यूजिक जो है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इससे वो लिरिक्स के साथ होता है, उसमें अगर बीट ना भी हो तो चल जाती है, म्यूजिक का सहारा नहीं लिया जाता रैप में। एक्चुअली ऐसे होता है कि ये इसको हम अगर बीट के साथ ना करें तो इसको मेरे ख्याल से फ्री स्टाइल रैप कहते हैं, जिस तरह आप फरमा रही हैं ना, इसको फ्री स्टाइल रैप कहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रैप जो है ना वो बीट के साथ ज़्यादा मतलब मज़ा आता है, उसको गाने में भी और सुनने वाले को भी बड़ा अच्छा लगता है। आया कि इस तरह से कि ये तो एक आज़ाद नज़म पढ़ी जा रही है, अगर मैं वैसे विदाउट म्यूज़िक के करूँ, विदाउट बीट के, अगर बीट के साथ करेंगे तो उसका एक अलग जो है मज़ा आएगा। अच्छा, पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जो कि रैप म्यूज़िक को पसंद करते हैं? पाकिस्तान में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कम्युनिटी जो है वो रैप को नहीं यूथ की, आई थिंक यंगस्टर्स पसंद करते हैं। यंगस्टर्स जो है ना वो पसंद करते हैं रैप को, बल्कि अब करना शुरू हुए हैं। जिस तरह हमारे बहुत अच्छे रैपर हैं पाकिस्तान में, उनको लोग सुनते हैं, तो उनकी वजह से जो है ना हमें भी जो छोटे रैपर्स हैं हमें भी लोग सुनना शुरू, बल्कि टिकटॉक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, वहाँ पे हम अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं तो लोग सुनते हैं, अच्छा प्यार देते हैं लोग हमें। अच्छा हसनैन, आप गिटार आज बजा रहे हैं और आप गाते भी हैं, तो हम आज रैप म्यूज़िक के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो रैप म्यूज़िक है वो इन्फ्यूज़ हुआ यूथ में, और पाकिस्तान में कौन कौन से रैप म्यूज़िक जो हैं वो प्ले करते हैं? मैम बेसिकली एक रैप आपको पता है बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है, तो कुछ लोग होते हैं क्लासिकल सुनते हैं, कुछ सेमी क्लासिकल, जो आजकल की जेंसीज जनरेशन है ये यंगस्टर्स को सुनती है। हाँ, जेंसीज है ना, तो ये यंगस्टर्स को सुनते हैं। तो यंगस्टर्स पाकिस्तान के मोस्टली जेंजीज की ना प्रायोरिटी होती है, उनको फेम देने वाली, यंगस्टर्स को फेम देने वाली जेंजीज है हमारे। अच्छा, पाकिस्तान में कोई बड़ा रैपर निकला है यहाँ से? पाकिस्तान में बड़े रैपर्स हैं, जिस तरह फारिस शफी साहब बहुत अच्छे रैपर हैं, उसके अलावा तलहा अंजुम तला यूनुस, हाँ ये बहुत अच्छे रैपर हैं, और एक तैमूर बेग, मैं सुनता हूँ उनके अक्सर रैप बड़े अच्छे रैप। इसके अलावा छोटे छोटे काफ़ी सारे रैपर हैं जिनके लिरिक्स बहुत अच्छे होते हैं, जब आप उन्हें सुनते हैं, जो कुछ वजूहात की बिना पे जो है ना वो आगे नहीं आ सकते मेरी तरह, बल्कि मैं तो आप मीडिया चैनल्स का बहुत मशहूर हूँ कि आप हमें इनवाइट करते हैं और हमारी जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुँचाते हैं ताकि लोग हमें सुन सकें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है।
और हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात होती है कि हम मतलब कि अच्छा, आजकल पाकिस्तान में कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक का जो है बहुत ज़्यादा फ्यूजन आ चुका हुआ है। अगर क्लासिक भी है तो वो पॉप के साथ फ्यूज़ हो रहा है, अगर रैप म्यूज़िक भी है तो एक नॉर्मल कलाम के साथ फ्यूज़ होता है। तो क्या रैप जो म्यूज़िक है वो आगे आने वाले सालों में जो है म्यूज़िक के साथ ढल सकेगा या इंटरवीन कर सकेगा? नहीं, अगर आप अक्सर जो है ना बोहेमिया का गाना आपने सुना होगा, एक तेरा प्यार मैनू मिला, ये मैडम मैडम का उसमें रैप बोहेमिया ने किया, ठीक है। बाद में जब रीमिक्स हुआ तो मैं ये समझता हूँ ये काफ़ी टाइम से हो रहा है, ये गाने में रैप और ये आ रहा है, चल रहा है। तो आज हमें आप क्या सुनाएंगे? आज मैं आपको रैप सुनाऊंगा और आपको बड़ा, बल्कि हाँ, मैं चूँकि बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैडम CM साहिबा का, मरियम नवाज साहिबा का। हाँ जी, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और राना सिकंदर अय्याज साहब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा, स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म से मैं एक छोटा सा रैप। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आपने CM साहिबा के लिए, मरियम नवाज साहिबा के लिए स्पेशली एक रैप लिखा भी है और आप उनको प्ले भी करना चाह रहे हैं। हाँ जी, मैं तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से प्ले करें और आपकी आवाज़ जो है जगह जगह जाएगी और पता लगेगा कि वाकई आप उनकी काविशों को, उनके काम को आप सराह रहे हैं। हम सब हैं एक, ना कोई खासो आम है, मरियम नवाज का पंजाब को पैगाम। लैपटॉप बच्चों के लिए नया इकदाम, ऊंची उड़ान और ऊंची परवाज। मरियम नवाज शरीफ, मरियम नवाज, सबकी दुआ और दिल की आवाज। मरियम नवाज शरीफ, मरियम नवाज, सबकी दुआ और दिल की आवाज। मरियम नवाज शरीफ, मरियम नवाज, अमीर और गरीब का फर्क मिटाया तूने, इल्म को फरोग देके लैपटॉप दिलाया तूने, हर सिमत तेरा चर्चा तेरी आबोताब। मरियम नवाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सिकंदर है हम सबको प्यारा, तालीम की दुनिया का रोशन सितारा। राना सिकंदर का दुनिया में नाम, मुश्किल में आता गरीबों के काम, सुनता है सबकी बन के सहारा। राना सिकंदर है हम सबको प्यारा, जो बोला इसने वो करके दिखाया, सपना था जो सच कर दिखाया, टाइम वेस्ट करना ना है इसको गवारा। राना सिकंदर है हम सबको प्यारा, तालीम की दुनिया का रोशन सितारा। राना सिकंदर है हम सबको प्यारा। ये वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये लिखा तो खुद है? हाँ जी, ये वेरी नाइस। ये खुद लिखा है, कंपोज भी खुद किया है, बीट भी खुद बनाई है, लिखा भी खुद है। हाँ जी, ऐसे ही एक्चुअली मिनिस्टर साहब जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो एक दफ़ा हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे, पंजाबी कल्चर डे था पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उस दिन उन्होंने मुझे सबके सामने जो है इंट्रोड्यूस करवाया और उसके अलावा भी काफ़ी वो हमें जो है ना सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी मोहब्बत में मैंने ये लिखा है। और CM साहिबा जो हैं उनके जो काम वो कर रही हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे, उनसे इंस्पायर होके फिर मैंने, नो डाउट, हाँ जी, उनके काम को तो पूरी दुनिया सराह रही है। हाँ जी, तो बस वो उनसे इंस्पायर होके मैंने उनकी मोहब्बत में जो है ना ये लिखा है। चलें, अल्लाह करे ये जो आपका जो इसका एक रैप है कि आपका नेशनल रैप बन जाए, या पार्टी के अंदर भी उनका ये आप वो प्ले कर सकते हैं। हाँ, ये एक्चुअली पूरा रिकॉर्ड हो चुका है। अच्छा, और इंशाल्लाह रिलीज कब होने वाला है? ये इसको हम बहुत जल्द रिलीज करके, इसका ऑडियो हो गया, एक्चुअली हम इसको वीडियो करना है इसका। इसके 2-3 पार्ट हैं रैप के, मैंने आपको एक सुनाया है ताकि बाकी जो है वो जरा क्यूरियोसिटी रहे ना। हाँ, हर चीज़ आप पहले सुना देंगे तो फिर मज़ा क्या आएगा? मज़ा ये क्या तो है, तो वो हमने रख दिया है। ठीक है। हसनैन, आप थोड़ा सा बताएं, आप म्यूज़िक बड़े ज़बरदस्त गाते भी हैं, प्ले भी करते हैं, गिटार भी जाते हैं, थोड़ा सा आप भी हमें कुछ गुनगुना दें साथ साथ गिटार पे, हम सुनना चाहते हैं आपको। हमेशा से आप गिटार पे रहे हुए हैं। मैं आपको सूफी सुनाता हूँ, मैं लजपाला दे लड़ लगी। लजपाला दे लड़ लगिया, मैं लजपाला लजपाला दे लड़ लगिया, मैं लजपाला लजपाला दे लड़ लगिया, मैं लजपाला दे लड़ लगिया। मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मेरे तो गम पर
लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसा उम्मीदां दे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर्द तो मंगने दी कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर्द तो मंगने दी मैं लजपाला दा मंगता मैं लजपाला दा मंगता मैं लजपाला दा मंगता मेरे पल्ले भरे रहंदे मैं लजपाला हाँ मैं चाहती थी कि आप दोनों इकट्ठे रैप कर लें साथ। हाँ इसमें ये रैप आपको पंजाबी वो बीट पे सुनाते हैं तो एक रैप है लेकिन वो हनी सिंह ने गाया था लेकिन वो बैन हो गया था फिर मैं नहीं चाह रहा कि वो बैन हो गया था कंट्रोवर्सी शुरू। अच्छा उसके अंदर वो कुछ ऐसे लिरिक्स होंगे ऐसे मेरा अच्छा बिल्कुल मैं पूछना चाह रही हूँ ये जब ये लिरिक्स डालते हैं आप लोग या ऐड ऑन करते हैं तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो किसी के ऊपर जो होता है वो कोई ना कोई आप पॉइंट कर रहे होते हो हाँ जी। या कोई ना कोई पॉलिटिकल होती है सोशल होती है। मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं कि आप ना डिस रैप नहीं करते या इस तरह से तो मैं तो चूंकि पंजाबी रैपर हूँ और मैं पंजाबी को जो है ना आगे प्रमोट करना चाह रहे हैं प्रमोट करना चाह रहा हूँ एज अ पंजाबी और मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा प्यार है मैं बिल्कुल ठोस जो पंजाबी जो एक लहजा है ना जांगली लहजा मेरा वो लहजा है और मैं प्राउड फील करता हूँ तो उस पर मैं चूंकि जांगली लहजा क्या होता है मतलब अगर मैं गल करांगा तो ਤੁਹਾਨੂੰ आइडिया होएगा भी जंगली लहजा की ਹੁੰਦਾ है मैं मुझे समझ आ जाती है चलो मैं रैप सुनाना ਤੁਹਾਨੂੰ आइडिया हो जाएगा भी जंगली लहजा की ਹੁੰਦਾ है हां चले कोई बनाए चाहती हूं कि आपका लहजा कोई लहजा बहुत हर तरह का लहजा होता है हर कितने किलोमीटर के बाद तो लहजा बदल जाता है लेकिन पंजाबी तो वही है ना हमारे पंजाब से मोहब्बत वही है हमारी पंजाबियत वही है बिल्कुल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਠੋਸ ਲਹਿਜਾ ਹੈ ਠੋਸ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਾਕਪਤਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ पाकपतन दरिया पाकपतन हो हाँ जी ठीक है हो गई है पीठ आइए पीछे पीछे आना तेरे गुण गाना लिखना तेरे वास्ते गीत तेनू बोले जावा या बन जावा मैं तेरा मीत मैनू लब दे नहीं होर कोई रास्ते तेरे वास्ते सोनिए नहीं लिखा मैं गीत तू बन मेरी मीत कर अमर अपीत अदेसियां दी रीत रग रग च प्यार जिवें तेरे पीछे सत समंदरू पार वे शुरू होई है कहानी मैं राजा तू रानी मिली तू मैनू मिली जिवें नवी जिंदगानी सोनी एक गल तेनू साफ करा तेरा हुसन कमाल मैं तेरे ते मरा सारी सारी रात मैनू नींद ना आवे तारियां नू गिन गिन रात लंघ जावे मेरे दिल दी तू रानी मेरे दिल विच आ जा प्यार दा प्यासा मैनू प्यार सिखा जा दुनिया दे सामने मैं करा किनू प्यार अख मेरी लगदी जे करा मैं दीदार सोनी तेरे प्यार मेरी जिंदगी बनाई मेरे जिया तेनू लभना नहीं लब लै खुदाई मैं ते छड़ याद विच अथरू बहाने जदों मिलना नहीं तेनू फिर किस कम तेरे यार देने चर्चे पूरे पंजाब विच करे कोई गल नहीं आनी हिसाब आजकल देखो बड़ा नवा अंदाज गल्लां कर दियो लखां दियां विकदे हजार विकी ने एवें नहीं बोल बनाया गल्लां कीतियां ने सच सुनाया हर गल दा मेरे कोल लवो जवाब मेरे बारे जिन्ना लिख दियो लिखो खराब वाह सो मच विकी मैन किंग रैपर एहसन आपके आने का बहुत शुक्रिया बहुत मैंने एंजॉय किया और आपका भी हसनैन बहुत ज़बरदस्त आप गिटार प्ले करते हैं हमेशा से ही कोई ना कोई आपके साथ सिंगर चेंज हो जाता है मगर आपकी गिटारिंग वैसी रहती है तो बहुत हमने एंजॉय किया आज और रैप म्यूजिक को वापस हमने रिवाइव किया है और पंजाबी को रिवाइव किया है आपका जो लहजा है वो बिल्कुल जांगली नहीं है हम सबको समझ आता है तो व्यूअर्स आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा आपका
आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आता है। हमारे सोशल पेजेस पे जाएं, नियो पाकिस्तान पे जाके कमेंट भी करें, लाइक भी करें, और जिसने रीकैप में अगर वीडियोस देखती तो वहां देख सकते हैं। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाजत दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।